तो try to pay as much as attention you can grab. Okay, so it was world population, human resources, and the development, right? So we have already discussed about demography, which has to deal with population. ठीक है, patterns of the population distribution, top की 10 countries, जिसमें से how many 6 are located in Asia only. ठीक है, उसके बाद डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट. फैक्टर्स क्या क्या थे? 3: ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड द रिलीजियस फैक्टर्स, राइट? ये वाले प्रेजेंट थे. ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, सोइल, दीज वर पार्ट ऑफ ज्योग्राफिकल. मिनरल्स, और इसमें भी ये वाला एरिया अलग से याद रखना. पता है क्या, तुमने शायद कुछ क्वेश्चन देख लोगे या नहीं, अगर नहीं देखे हैं तो कुछ स्पेसिफिकली ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तुमको लगता है कि यार पता नहीं कहाँ से एकदम से पूछ लिया. ठीक है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी. ओके, इसमें ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन आ गया एकदम से, बट एक चीज को विश्वास करना इस चीज का कि वो कहीं ना कहीं जो भी वो क्वेश्चन पूछा गया ना, उसका जो सॉल्वेबल पार्ट है, जो सोल्व हो सकता है, ठीक है, वो कहाँ दे रखा है? किसी ना किसी फॉर्म में एनसीईआरटी में वो चीज दे रखी है. चाहे वो किसी पिक्चर की फॉर्म में दे रखी हो, ठीक है, या वो अलग से डिड यू नो में दे रखा हो, या कहीं पर भी फाइंड आउट करके मेंशन करके टेबल उसको दे में दिया, भी। टेबल में दे रखा हो. ठीक है, उसी चीज, वही क्वेश्चन हमको ऐसे लगते हैं कि यार ये पता नहीं कहाँ से आ गया और हम इसको सोल्व कैसे करेंगे. ठीक है, तो ये वो चीजें होती हैं जो तुम्हें अलग से याद रखनी है. बिकॉज स्पेसिफिकली अगर मैं ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करूं तो देर इज नॉट मच ऑफ अ कॉन्सेप्ट इन इट. ठीक है, इसमें जो इधर इधर की छोटी मोटी बातें हैं बस वो तुम्हें ग्रेस्प करनी है, एंड यू विल बी एबल टू डू बेटर इन दैट. ठीक है, तो कतंगा कोपर बेल्ट रीजन हमने देख लिया था. इट वॉज इन 2 कंट्रीज. सिंपल सा आ जाए तुमके, कतंगा कोपर बेल्ट रीजन बिलोंग्स टू विच 2 कंट्रीज? 2 कंट्रीज है, डीआरसी एंड जैम्बिया. ठीक है, उसमें रिपब्लिक ऑफ कोंगो भी तुम्हें ऑप्शंस में मिलेंगे, जिम्बाब्वे भी तुमको ऑप्शंस में मिलेगा. ठीक है, टू कंफ्यूज यू मोर. ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल अच्छे से लर्न रखना. ओसाका कोब रीजन वी हैव ऑलरेडी डन दैट. पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, नेचुरल वाला देख लिया था, वी हैव ऑलरेडी सीन द एक्चुअल वन. कंपोनेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन चेंज 3 होते हैं: द क्रूड बर्थ रेट, द क्रूड डेथ रेट एंड द माइग्रेशन. ठीक है, देन वी सो द कंप्लीट थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, कि कैसे कोई भी एक कंट्री रूरल एग्रेरियन इलिटरेट से ट्रांसफॉर्म होके किस में कन्वर्ट होती है? अर्बन इंडस्ट्रियल लिटरेट के अंदर. ठीक है, एंड उसकी पॉपुलेशन कुछ स्टेजेस से होती, गोज थ्रू सम स्टेजेस. जैसे कि स्टेज 1 में देर विल बी हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट. ठीक है, देन द बर्थ रेट विल रिमेन अप. ठीक है, डेथ रेट विल कम डाउन, and finally it will be the low birth and the low death rate. It means what is there? There is stable population in this area. ठीक है, mostly the developed countries are there. Then we talked about the United Nations Population Fund. ठीक है, इनकी जो स्पेशल रिपोर्ट है UNFPA की, that is the state of world population 2025. what is was the title? The real fertility crisis. ठीक है, उसके बाद वी हैव सीन द पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स. ठीक है, 2 पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स थे कॉन्ट्रासेप्टिव की फॉर्म में, ये तुम्हें अलग से लर्न रखने हैं. एक होता है स्टैटिक पार्ट विच इज गिवन इन द एनसीईआरटीज एंड द द बेसिक बुक्स. उस स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड होती है न्यूज. ठीक है, दिस इज द हाईली इंपॉर्टेंट एरिया जो हमारे एग्जाम में यूज होता है. ठीक है, तो ट्राई टू रिमेंबर दीज 2 नेम, अंतरा एंड छाया. Then it was the Malthusian theory of population. How the how the population was growing? It was growing geometrically, and food supply was growing only arithmetically. क्या होगा? There will be a gap. ठीक है, it will lead to the inevitable famine, war, and disease known as the Malthusian trap. ठीक है, now comes. ठीक है, तो हैव यू गॉट द पॉइंट कि मुझे ना
मतलब इन माई माइंड देर इज समथिंग लाइक कि तुम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसमें ना देर इज सो मच डेटा, सो मच थिंग्स, एवरी लाइन तुमको ऐसा लगेगा कि यार ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड सडनली यू आर रीडिंग दी दिस पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट विच इज इट्स लाइक मोर ऑफ अ थ्योरी, ठीक है, कि भाई हाँ ये बातें पता कर ली, ठीक है, कभी कभी एसए में यूज आ जाएगी या जीएस में यूज आ जाएगी, ठीक है, लेकिन इन बातों में याद रखना यहाँ पर भी हमारा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, तो ट्राई टू पे अटेंशन इन दोज एरियाज। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वैसे तो दे साउंड बोथ सिमिलर ओनली, ठीक है, हम इनको यूज भी करते हैं तो हम बेसिकली इनको सिमिलर उससे यूज करते हैं, बट बोथ द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, ठीक है, दे आर द चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, तो बेसिकली एक बात तो फिक्स है कि ग्रोथ में और डेवलपमेंट में दोनों में क्या है, चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब ये तो दोनों में तो ये तो कॉमन चीज होगी that there are changes, but what kind of changes? Difference is that the growth is the quantitative and value neutral, कि ठीक है भाई ग्रोथ हो रही है, किस टाइप की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, वो उसका कोई नहीं है, इट इज क्वांटिटेटिव, नंबर बेस्ड, कैसी है, इट इज नंबर बेस्ड, फाइन, इट मे हैव अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव साइन, इट मींस कि जो हमारी जो ग्रोथ है, इट कुड बी हमने 10% से ग्रोथ करा है या हम -2% से ग्रोथ करने लग रहे हैं, मतलब हम हर साल थोड़ा थोड़ा क्या हो रहे हैं, कम होने लग रहे हैं, ठीक है, दिस मीन्स दैट द चेंज मे बी ईदर पॉजिटिव शोइंग एन इंक्रीज और अ नेगेटिव इंडिकेटिंग एन डिक्रीज, गॉट इट, ये किसका है, दिस इज रिलेटेड विद growth. Growth can be positive or negative. Positive, it means showing an increase. Negative, indicating an decrease. ठीक है, okay. This was the image given in the NCERT, which is the region of the Bandak, ठीक है, June 2004, ठीक है, June 2004, and this is the city of Bandak in December 2004 after the earthquake and the tsunami, ठीक है, downfall, fine. तो बेंडाइक इज द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी इन द प्रोविंस ऑफ एक इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में ऐसे करके देर आर दीज आइलैंड्स, है ना, ऐसे करके आइलैंड्स हैं, दिस फर्स्ट वन इज द आइलैंड ऑफ सुमात्रा, है ना, हाँ, इसके नॉर्थ वाली साइड टॉप की तरफ कौन सी सिटी लोकेटेड है, द सिटी ऑफ बेंडाइक, ठीक है, इट इज लोकेटेड ऑन द आइलैंड ऑफ सुमात्रा, ठीक है, I've seen क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम इमेजेस, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैसे यूज आएगा, नो वन बेसिकली नोज अबाउट इट, ठीक है, बट यू जस्ट ग्रैब द फैक्ट्स कि भाई ऐसा ऐसा कुछ है, तो इसमें क्या याद रखना है कि बेंडेक इज द सिटी ऑन द आइलैंड ऑफ सुमात्रा, ठीक है, सुनामी कब आई थी, द अर्थक्वेक एंड द सुनामी 26 दिसंबर 2004, ठीक है, क्रिसमस से अगले दिन हो गया, तो ऐसे करके इसको लर्न रख सकते हो, 26 दिसंबर 2004, यूज आती है बहुत जगह ये डेट, डिजास्टर मैनेजमेंट के उसमें कोई आपको कोई बेटर एग्जांपल नहीं मिल पा रहा, आप इसका रेफरेंस दे देते हो, तो देयर वाज अ सुनामी व्हिच वाज कॉज्ड बाय अ 9.2 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक, मैग्नीट्यूड को कौन मेजर करता है, इट इज द रिक्टर स्केल व्हिच मेजर्स इट, है ना, in the Indian Ocean. The disaster destroyed more than 60% of the city's building. तो remember this facts over here. तो ग्रोथ ना नेगेटिव भी हो सकती है, ग्रोथ क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों के दोनों क्या है भाई, दे बोथ आर चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, सेकंड ग्रोथ क्वांटिटेटिव है, नंबर्स बेस्ड है, ठीक है, एंड इट इज वैल्यू न्यूट्रल, इट इज वैल्यू न्यूट्रल, इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव एज वेल, लेकिन जो डेवलपमेंट जो है इट इज अ क्वालिटेटिव चेंज, व्हेन वी से डेवलपमेंट इट मींस चेंज हुआ है, पॉजिटिव चेंज हुआ है, चेंज हुआ है, कैसा चेंज हुआ है, पॉजिटिव चेंज हुआ है, ठीक है, सो इट इज अ क्वालिटेटिव चेंज,
क्वालिटी में चेंज आया है, ठीक है, इट इज नॉट क्वांटिटेटिव, इट इज क्वालिटेटिव चेंज। तो एक डिफरेंस हो गया। सेकंड इज दैट इट इज ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव, डेवलपमेंट कैन नॉट बी वैल्यू नेगेटिव। ग्रोथ क्या है, वैल्यू न्यूट्रल है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये क्या है, क्वालिटेटिव है, ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव। ठीक है, डेवलपमेंट कैनॉट टेक प्लेस अनलेस देयर इज एन इंक्रीमेंट और एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कंडीशंस। कुछ एडिशन हो रहा है, कुछ बेटर हो रहा है, तब जाकर क्या होगी, इट विल बी डेवलपमेंट। ठीक है, इट अकर्स व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक प्लेस। डेवलपमेंट का ग्रोथ के साथ कैसे कनेक्शन है, पॉजिटिव ग्रोथ के साथ कनेक्शन है, नॉट विद द नेगेटिव ग्रोथ। ठीक है, पॉजिटिव ग्रोथ हमेशा क्या लीड करेगी, will always lead to development? The answer will be no. The answer will be no. It does not always lead to the development. अगर ग्रोथ हुई है, मान लो कि किसी कंट्री के जो उसका जीडीपी है वो ग्रो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इस कंट्री वो ग्रो कर रही है, हम तो जीडीपी के नंबर्स कैलकुलेट करेंगे तो नंबर्स में पता चल जाएगा। बट एट द सेम टाइम अगर मैं तुमको ये कहूं कि जो इनकम गैप है बिटवीन द डिफरेंट क्लासेस दैट हैज आल्सो इंक्रीज, तो हम क्या बोलेंगे कि यार ग्रोथ हुई है बट डेवलपमेंट नहीं हुई है। मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स बढ़ रहे हैं, सर्विस सेक्टर्स के क्या, सर्विस सेक्टर्स के नंबर्स इंक्रीज हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स इंक्रीज हुए हैं, बट एट द सेम टाइम जो कंट्री की जो हेल्थ है वो डाउन आई है, सैनिटेशन की कंडीशंस डाउन आई है, चाइल्ड मैरिजेस ये इंक्रीज हुई है। तो ये सब क्या हो रहा है, दिस इज नॉट डेवलपमेंट। तो यहां पर पॉजिटिव ग्रोथ है, क्या ये हमेशा डेवलपमेंट से जुड़ी होगी, द आंसर विल बी नो। तो जो स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, द क्वेश्चंस विच आर स्टेटमेंट बेस्ड, रिमेंबर दोज थिंग्स। बाकी तो रीड करने का खेल है और कुछ ज्यादा है नहीं। तो इस पैराग्राफ में पता चल गया क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बाद में हाइलाइटर से इनको वो कर लेना। ठीक है, क्वालिटेटिव चेंज ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, किसके साथ कनेक्टेड है डेवलपमेंट, इट इज कनेक्टेड विद दी पॉजिटिव ग्रोथ। बट क्या पॉजिटिव ग्रोथ हमेशा डेवलपमेंट करेगा, द आंसर इज नो। डेवलपमेंट अकर्स व्हेन देयर इज पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी, क्वालिटी के अंदर पॉजिटिव चेंज आना चाहिए, नॉट जस्ट इन दी नंबर्स। ठीक है, for many decades a country's level of development was measured only in the terms of the economic growth। अब तो हमने जो कंट्रीज को कंपेयर करने के स्टैट्स हैं, ठीक है, वो स्टैट्स हमने काफी चेंज कर दिए। वी आर नॉट जस्ट यूजिंग व्हाट, हम सिर्फ कंट्रीज को इकोनॉमिक ग्रोथ में तो नहीं देखते, देयर आर मोर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट वी यूटिलाइज। ठीक है, तो बेसिक आइडिया क्या है कि द आइडिया इज दैट द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल, द अपॉर्चुनिटीज दैट दे आर हैविंग, द फ्रीडम दैट दे एंजॉय, ऑल दीज आर द न्यू एस्पेक्ट्स जो आए हैं विच आर मोर इंपॉर्टेंट देन द इकोनॉमिक ग्रोथ। इट मीन्स द अर्लियर, सेट योर माइंडसेट अ लिटिल बिट, ऐसे लिख पाओ, कभी किसी के साथ बात कर पाओ, यू कैन एक्सप्रेस योर आइडियाज। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, रिसेंट रिजल्ट आया है ना, फाइनल रिजल्ट आया, तो यू मस्ट हैव सीन कि यू नो हु आर देयर इन दैट पर्टिकुलर लिस्ट। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के देर आर पीपल प्रेजेंट इन दैट लिस्ट। ठीक है, कुछ एकेडमी से ही हैं, कुछ डिफरेंट बेटर फील्ड से हैं, कुछ किसी से, तो सब ना, उन सब का बैकग्राउंड क्या हुआ है, अपग्रेड हुआ है। ठीक है, वेन दे आर इन देयर जॉब में हैं, चाहे वो सेलेक्ट हो चुके हैं, वो दोबारा से पेपर दे रहे हैं, उनका वहां पर क्या हो रहा है, सोच के देखो। पर्सन हु हैज सिक्योर्ड समवेयर अ 350 रैंक इज प्रेजेंट इन, मान लो इज प्रेजेंट इन लबासना, ही इज सराउंडेड बाय, किन से सराउंडेड है, किन से सराउंडेड है, द बेस्ट ऑफ द पीपल। हाँ, सोच के देख इसकी ग्रोथ कितनी तेजी से बढ़ रही होगी। ठीक है, इसको कंपेयर करना है आपको अपने सिंगल रूम से जहां पर आप प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पर तो कोई टॉपर्स प्रेजेंट नहीं है तुम्हारे रूम में, तो जो तुम्हारी ग्रोथ में हेल्प कर सके। तो यू विल हैव टू पुश योरसेल्फ इन दीज सिचुएशंस
कि यार मेरे सामने कोई नॉर्मल भी पैराग्राफ्स आ रहे हैं ना, तो आई हैव टू यूज देम, आई हैव टू अपग्रेड माई माइंड रिगार्डिंग दीज थिंग्स, आई हैव टू थिंक। गॉट इट? हाँ, एक्टिव से हो जाओ। तो स्टार्टिंग में कंट्रीज को किससे कंपेयर किया जाता था? इकोनॉमिक ग्रोथ से। अब क्या होता है? द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट पीपल एंजॉय, द अपॉर्चुनिटीज एंड द फ्रीडम दैट दे एंजॉय, ऑल आर टेकन एज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है ना? तो हमारा जो पर्सपेक्टिव वो चेंज हुआ है टू कंपेयर द कंट्रीज। तो व्हाट हैपेंड, देयर आर टू साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट, महबूब उल हक एंड अमर्त्य सेन। ठीक है? तो दे हैव सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड इन दिस एस्पेक्ट। और उन्होंने क्या डेवलप करा अपनी स्टडीज के थ्रू? द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है? प्रिसाइजली इट वाज गिवन बाय डॉक्टर महबूबुल हक। ठीक है? Dr. Huck has described human development as a development that enlarges people choice and improves their life. Remember this statement कि what is human development? I need you to learn it, not just look at it. है ना? यूपीएससी की आदत है जो ऑप्शंस होते हैं उनको काफी कंफ्यूजिंग मैनर में देने की। दो ऑप्शंस वहां पर पढ़ के ना ऐसा लगता है कि नहीं ये दोनों तो बिल्कुल सिमिलर है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? इट इज द डेवलपमेंट दैट एनलार्जेस पीपल्स चॉइस एंड इंप्रूव देयर लाइफ। उस चीज को क्या बोलेंगे? ह्यूमन डेवलपमेंट। लोग क्या कर पा रहे हैं? उनके पास ज्यादा चॉइस है। ठीक है? तो किस में काउंट होगा ह्यूमन डेवलप? एक इंसान के पास थोड़े से पैसे इंक्रीज हो गए, ठीक है, देखा जाए तो उसके पास कुछ मॉनेटरी रिसोर्सेज बढ़े हैं, बट एक्चुअल में देखा जाए तो अब जहां पर वो दो चीजों में से किसी एक को चूज कर सकता था, मॉनेटरी रिसोर्स बढ़ने की वजह से वो ज्यादा चीजों में से चूज कर सकता है, तो उसकी जो चॉइसेस इंक्रीज हुई, दैट इज पार्ट ऑफ व्हाट? ह्यूमन डेवलपमेंट। उसकी लाइफ जो है इंप्रूव हो रही है। पीपल आर सेंट्रल टू ऑल द डेवलपमेंट अंडर दिस कॉन्सेप्ट। है ही कॉन्सेप्ट क्या? ह्यूमन डेवलपमेंट का। तो ह्यूमन और द पीपल दे आर सेंट्रल। ठीक है? Choices are not fixed, they keep on changing. Basic goal of development is to create conditions where people can live meaningful lives. ठीक है? एक तो होता है बिल्कुल नॉर्मल जीना, ठीक है, एक होता है लिविंग द लाइफ विच इज हैविंग सम काइंड ऑफ अ मीनिंग। ठीक है? इट एक one is the meaningful life and second one is the animal existence. क्या है second? Animal existence. बस जानवर की तरह खाए जा रहे हैं, सोए जा रहे हैं, बस ये बेसिक जो चीजें होती हैं वही चले जा रहे हैं। देयर इज नो अदर मीनिंग टू लाइफ। गॉट दिस? द डिफरेंस बिटवीन द टू? मीनिंगफुल लाइफ इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? ह्यूमन डेवलपमेंट। द अदर वन इज द एनिमल एग्जिस्टेंस। सो डॉक्टर महबूल उल हक एंड प्रोफेसर अमर्त्य सेन दे वर्कड ऑन दिस, ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर हक, एंड दे प्रोवाइडेड व्हाट? द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। अर्लियर the countries were being compared on the basis of economic output. ठीक है? These South Asian economists have been able to provide an alternative view of the development. ठीक है? फिर धीरे धीरे इन्होंने जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रेजेंट करी, दिस आइडिया वाज टेकन अप बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, एंड दे हैव बीन पब्लिशिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एनुअली सिंस 1990। स्टार भी लगा दी मैंने 3। ओके, क्लियर हो गया? दिमाग में आराम से चलने दे सर। स्ट्रेस वाला कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में। ओके, बाकी थोड़ा बहुत वैसे ही है, जस्ट रीड देम लाइक अ टेक्स्ट, क्विकली उसको रीड कर लेना, एक बार की रीडिंग ही काफी होगी। प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ट्राई टू पे अटेंशन इन दिस पर्टिकुलर एरिया। ठीक है? सबसे पहले नोबेल लॉरिएट है, ही हैज रिसीव्ड द नोबेल प्राइज। प्रोफेसर अमर्त्य सेन सो एन इंक्रीज इन फ्रीडम और डिक्रीज इन अनफ्रीडम। ठीक है? या तो अनफ्रीडम में डिक्रीज हो या फ्रीडम में इंक्रीज हो, दोनों बातें तो सेम है, एज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन का क्या कहना है? ही इज सेइंग कि जितनी ज्यादा डेवलपमेंट कितनी ज्यादा है, इट इज बेस्ड ऑन द फ्रीडम।
ठीक है, इट्स solely developed by Huck. Based on these writings, he presented that particular report. मतलब वो नहीं बोलते कि जैसे किसी टीम ने कोई काम करा and that team was led by that person, तो who is we saying कि भाई उसने वो काम करा, तो sometimes we say that. His work explores the this is simple. His work explores the role of social and political institutions and the processes in increasing freedom. So basically, what is being said, if there are two words, development and second word is freedom, ठीक है, उस एरिया में प्रोफेसर सेन जरूर प्रेजेंट होंगे. ठीक है, if you are talking about development, if you are talking about freedom and the interaction between them, then you are talking about Professor Amartya Sen. ठीक है, Nobel laureate, it means he received the Nobel Prize in 1998 in economic sciences for the contribution to welfare economics. किसके लिए? Welfare economics. तो welfare economics basically complete economics as a subject की एक branch होती है that evaluates how resource allocation affects social well-being. समझ रहे हो कि इकोनॉमिक्स क्या है, कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, याद है हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, उस डिसीजन मेकिंग को. ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट. ठीक है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या है कि जो हम रिसोर्स एलोकेशन कर रहे हैं, इट मींस वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट. ठीक है, उससे सोशल वेलबींग कैसे इंपैक्ट होगा, कैसे अफेक्ट होगा. ठीक है, हमको क्या एम करना है, वी हैव टू एम द ओवरऑल सोसाइटल वेलफेयर, सेटिस्फैक्शन एंड यूटिलिटी. रिसोर्सेज का बेस्ट यूज हो, सब लोग सेटिस्फाई हो जितने ज्यादा हो सकते हैं, और पूरी सोसाइटी का वेलफेयर हो. दिस इज व्हाट वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज. एंड ही रिसीव द नोबेल प्राइज इन द मेकिंग कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर इकोनॉमिक्स 1998. नाउ एक दो बुक्स के नाम है, तुम्हें बिल्कुल पता होना चाहिए. जैसे हम ना मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ रहे थे, तो वी रेड अबाउट आरसी दत्त, दादाभाई नरोजी, है ना, इनकी कुछ बुक्स थी ना. तो जस्ट वैसे ही ट्राई टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ हिज बुक्स. 1981 सेन पब्लिश्ड पॉवर्टी एंड फेमाइन्स, दैट वाज द नंबर 1. ठीक है, 1999, ठीक है, ही redefined the capability approach in his book Development as Freedom. तो दो, one is poverty and famines. Learn them as I read them. Learn them side by side. Poverty and famines. Development as Freedom. That is the second one. ठीक है, सबसे इनकी इंपॉर्टेंट या जो थोड़ी सी ज्यादा पॉपुलर है, दैट इज व्हाट द आइडिया ऑफ जस्टिस. ठीक है, तो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दीज 3 बुक्स. ठीक है, द आइडिया ऑफ जस्टिस, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, पॉवर्टी एंड फेमाइन्स. ठीक है, कर लोगे, वेरी गुड. बाकी रीड का है, अपना करते रहना. आई एम जस्ट सिलेक्टिवली गोइंग थ्रू थिंग्स दैट जिनकी अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए. ठीक है, अब इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से वी हैव द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स इन्होंने वो करे, यूएनडीपी ने उसको लिया, और यूएनडीपी ने 1990 से क्या डेवलप करा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. हमेशा लेटेस्ट वाला याद करके जाना है, चाहे वो एसए में यूज आए, ईदर यू आर यूजिंग दैट फॉर एसए और यू आर यूजिंग फॉर एनी अदर पर्पस. India has been ranked at what place? 130th out of 193 countries. ठीक है, in the 2025 Human Development Report, which is titled A Matter of Choice, People and Possibilities in the Age of AI. ठीक है, A Matter of Choice, People and Possibilities in the Age of AI. Got it? So if it is about, मान लो कोई ऐसे वगैरह है, ठीक है, दो आई नो तुमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा व्हेन यू आर डूइंग इट फॉर द प्रीलिम्स पार्ट, बट स्टिल कोशिश करो कि ये वाला जो इसका जो टाइटल है, दैट यू कैन कीप इन माइंड. ठीक है, अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई. नाउ दिस वाज रिलीज्ड बाय यूएनडीपी. ठीक है,
इट इज द 2025 HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। हो गया, ठीक है। यूएनडीपी के बारे में थोड़ा सा यही स्टडी कर लेते हैं सो दैट तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन अलग से वहां पर ज्यादा स्ट्रेस ना देना हो। यूएनडीपी इज अ यूनाइटेड नेशंस एजेंसी, ठीक है। एज आई बॉक्स देम अप, एज आई अंडरलाइन, यू ट्राई टू लर्न देम, दैट शुड बी द प्रोसेस ऑफ अभी ये ह्यूमन ज्योग्राफी वाले टाइप के लिए। तो यूएनडीपी क्या है? यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, हेल्पिंग कंट्रीज एलिमिनेट पॉवर्टी, अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। कैसी ग्रोथ? सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। पॉवर्टी को एलिमिनेट करना, जो टारगेट होगा वो तो बड़ा ही रखेंगे ना, चाहे वो बेशक से अनअचीवेबल टाइप हो, ठीक है। एलिमिनेट करना पॉवर्टी को, एंड व्हाट वी हैव टू अचीव द ह्यूमन डेवलपमेंट। एलिमिनेट पॉवर्टी, अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। बाकी सब इधर उधर की चीजें। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन द न्यूयॉर्क सिटी। इट इज द लार्जेस्ट यूएन डेवलपमेंट एड एजेंसी विद द ऑफिस इन 177 कंट्री। So it is the largest UN development aid agency of the UN. UNDP founded 22nd of November 1965. Just have a brief idea, ठीक है। UN के 20 साल के बाद, है ना, 45, 65, ठीक है, 22nd November 1965 through the merger of the expanded program of technical assistance and the special fund in 1958। तो यूएनडीपी का डायरेक्टली बर्थ नहीं हुआ है, पहले दो डिफरेंट अदर एजेंसीज थी। वन वाज द एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस आल्सो नोन एज ईपीटीए, एंड सेकंड वन इज द स्पेशल फंड। इन दोनों को जब हमने मर्ज करा, ठीक है, स्पेशल फंड को और ईपीटीए को, वी गॉट व्हाट? द यूएनडीपी इन 1965, ठीक है, ओके। सेकंड, एक तो इनका क्या हो गया, यूएनडीपी पब्लिशेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। हेलो, ये तो डन है ना, ये वाला पार्ट तो। सेकंड इसको याद रखना, द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। सेकंड वन क्या है? इट इज द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, GMPI, ठीक है। बाद में जब नीति आयोग करेंगे तो you'll find references to this only, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। वो नेशनल लेवल पे है, बस ये ग्लोबल लेवल पे है। इट वाज डेवलप इन 2010। कब डेवलप हुआ? 2010 में। किसके थ्रू? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, OPHI। लर्न करने का मतलब, कुछ को ये लगता है कि हमने उस चीज को देख लिया, वो हमारे दिमाग में सेट हो जाएगी, भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। यू हैव टू कनेक्ट दिस विद दिस एंड दिस विल बी कनेक्टेड विद UNDP। कनेक्ट करो इन सबको, ठीक है। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एक ये, सेकंड वन इज UNDP। इन दोनों ने मिलकर क्या प्रेजेंट करा? द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स in 2010. It uses health, education, and standard of living indicators to determine the incidence and intensity of poverty experienced by the population। तीन चीजों का यूज करते हैं, ठीक है। उनके अंदर भी सब कैटेगरीज हैं, आज हम सब कैटेगरीज नहीं देख रहे, नहीं तो हम ज्यादा डेविएट हो जाएंगे। हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। ये तीन मेजर इंडिकेटर्स है। कौन यूज करता है? OPHI एंड UNDP। क्या पब्लिश करने के लिए? द ग्लोबल MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। एक और है विच इज द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, GII, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। इट इज फॉर द मेजरमेंट ऑफ जेंडर डिस्पैरिटी एंड दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2010। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई 2010 की। उस रिपोर्ट के अंदर एक न्यू इंडेक्स का यूज किया गया था विच इज द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। तो हमको ये याद रखना है कि हाँ, ये भी इसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो तीन देख लिए तुमने, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसी के एक वर्जन में क्या इंट्रोड्यूस करा? जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है।
और क्या है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब ये वाला जो है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन दी अदर्स, रिमेंबर दिस, स्पेसिफिकली ये लाइन। अब एक चीज बताऊं, प्रैक्टिकल उस लेवल की सुनो। अभी तुमने इसको रीड करा और तुमने सोचा कि अब मेरे को दोनों के दोनों याद हो गए, ठीक है, ऐसा तुम्हें लगा, बिकॉज तुम पूरा का पूरा यूएनडीपी की रिपोर्ट्स पढ़ रहे हो, तो दिमाग में सेट है, क्या सेट है, व्हाट इज सेट, दी कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट सेट है कि भाई मेरे को, मैं अभी ये रीड कर रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएगा प्रीलिम्स में, द क्वेश्चन विल कम डायरेक्टली, एकदम से तुम्हारे सामने वो क्वेश्चन आ गया और उसके वन ऑफ द ऑप्शंस में वन एंड यूएनडीपी, यहां पर ऐसे कुछ भी और दे रखा होगा मान लो, अनटिल लेस एक्टिवली तुम्हें याद नहीं है कि ये किसका था, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें कौन इन्वॉल्व था, ठीक है, तुम उसके ऊपर शक करने लग जाओगे कि यार ये था भी या नहीं था, ठीक है। और एक दिमाग में एक और आती हैं चीजें, व्हेन यू डोंट रिमेंबर द थिंग्स ना क्लियरली, तो एक चीज और आएगी, ये हो सकता है क्या, ये भी हो सकता है क्या, इस टाइप की, विल स्टार्ट डाउटिंग इट। तो या तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, नंबर वन थिंग, ठीक है, या तो टाइम वेस्ट होगा या क्वेश्चन गलत होगा, उनमें से कोई भी एक चीज होगी। तो थोड़ा सा ऐसा माइंड में ऐसा सेट रखो कि यार आई हैव टू रिमेंबर द थिंग्स, देख लिया, लर्न कर लिया, अब दिमाग में इसको रखो काफी टाइम के लिए, ठीक है। 4 पिलर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, ठीक है। 4 पिलर्स क्या है, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट, कुछ भी नहीं है, कर लो याद, चारों वर्ड्स के याद कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसा कुछ ज्यादा सोचने का नहीं है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 पिलर्स होते हैं, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। इन चार से मिलकर क्या बना है, ह्यूमन डेवलपमेंट। इक्विटी क्या है, जस्ट आई गिव यू द ब्रीफ ऑफ इट। इक्विटी इज व्हाट, मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीबॉडी। हाँ, व्हेन नंबर ऑफ इंडेक्सेस विल कम ना, अभी जैसे ये इन्होंने अभिषेक रेज्ड अ गुड पॉइंट कि यार जब हमारे सामने ना हम बहुत सारे इंडेक्स लर्न करते हैं, ठीक है, और वहां जाके एग्जाम में ये हो जाता है कि यार ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है, या ये आईएमएफ का है, या ये वर्ल्ड बैंक का है, या ये यूएनडीपी का है, किसका है ये, मतलब वी गेट कंफ्यूज्ड इन दैट। सिंपल सी सजेशन है कि जो भी इंडेक्स है उसको तुम्हें कैसे भी करके इसके साथ सुपर ग्लू करके इसको कनेक्ट रखना है, ठीक है। कनेक्ट भी कैसे रखना है वो भी सुन लो एक सेकंड के लिए। जैसे ही इंडेक्स का नाम अगर तुम कभी भी रीड करो, द नेक्स्ट थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऐसा तिकड़म लगाओ इस चीज में कि मैंने रीड कर, या फिर अपने माइंड को ट्रेन करो इस चीज के लिए। कैसे, द मोमेंट यू आर रीडिंग ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, किसी ने पूछा या नहीं पूछा, यू जस्ट रिपीट दीज टू नेम्स आफ्टर इट, है ना। माइंड का एक सबकॉन्शियस वो बन जाएगा एक्शन सा कि यार रिफ्लेक्स बन जाएगा कि मैंने ये चीज रीड करी और मेरे दिमाग में फिर ये चीज आई, ठीक है। एंड अगर तुम्हें फिर भी है ना, मतलब ये एक क्रिटिकल पॉइंट है इसलिए आई एम टेकिंग 1 more minute, जब भी तुम ऐसे इंडेक्स पेपर में जैसे ही रीड करोगे, ठीक है, तो प्लीज सुनो एक ध्यान से इधर, स्टेटमेंट को पूरा रीड मत करना। जैसे ही कोई इंडेक्स पढ़ा, स्टेटमेंट को पूरा रीड मत करना, ठीक है। पहले दिमाग में खुद से आने देना, कैन यू रिकॉल द नेम ऑफ द रिपोर्ट और द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एक बार तुमने वो गलत ऑप्शन पढ़ लिया ना, तो तुम्हारा माइंड बायस्ड हो जाएगा, एक्टिवली रिकॉल शायद ना कर पाए। तो जस्ट मोमेंट दिस कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, आगे स्टेटमेंट को मत पढ़ो, एक बार एक्टिवली रिकॉल करने की कोशिश करो कि यार क्या था,
बिना आगे स्टेटमेंट को रीड, और इसको है ना मॉक में एक बार प्रैक्टिस करके देखना इस चीज को, ठीक है, वो ज्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, कमिंग बैक टू इक्विटी, मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीबडी, ठीक है, कि जितनी भी जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं उनके सबका इक्वल एक्सेस हो, दैट इज व्हाट इक्विटी ओवर हियर इज, अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, रेस, इनकम एंड अदर थिंग्स, ठीक है, वो फंडामेंटल राइट्स वाली, ठीक है। सेकंड, सस्टेनेबिलिटी, इट मींस कि जो भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं वो इस जनरेशन के पास तो अवेलेबल हो, बट फॉर द फ्यूचर जनरेशंस एज वेल, ठीक है, दैट इज व्हाट सस्टेनेबिलिटी इज। तो सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होगी कि हर जनरेशन को, आने वाली हर जनरेशन को दे आर गेटिंग द सेम अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, तो दैट इज द नेक्स्ट थिंग। थर्ड इज प्रोडक्टिविटी, ठीक है, किस चीज से, किसकी प्रोडक्टिविटी, इट इज ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में क्या होगा कि जो भी द पीपल आर देयर ना, उनकी अगर हम कैपेबिलिटी इंक्रीज कर दें, क्या इंक्रीज करी हमने उन लोगों की, कैपेबिलिटी इंक्रीज करी, तो उससे क्या होगा, उनकी प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट प्रोडक्टिविटी इज। कैसे इंक्रीज कर सकते हो किसी की कैपेबिलिटी, बाय प्रोवाइडिंग बेटर नॉलेज, एजुकेशन, हेल्थ। एजुकेशन, हेल्थ से हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एम्पावरमेंट, ठीक है, एम्पावरमेंट इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस, ठीक है, इफ यू आर एबल टू मेक अ चॉइस देन इट मीन्स यू आर एम्पावर्ड, ठीक है। देर आर कंट्रीज जहां पर चॉइसेस इतनी ज्यादा उनके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, फॉर्चुनेट इनफ दैट वी आर डूइंग हियर विद हैविंग सच थिंग्स। पावर कम्स फ्रॉम इंक्रीजिंग फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी, बाकी सब चीजें इधर उधर की हैं, बेसिक से क्या याद रखोगे, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट, ओके। सर, अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, एवरीवन इज सेइंग कि यार ह्यूमन डेवलपमेंट होनी चाहिए, एग्रीड, ठीक है। नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट के पिलर्स देख लिए कौन कौन से हैं, व्हाट आर द पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इट इज इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी, and what is the fourth one, the fourth one, ladies and gentlemen, what is the fourth one, environment, oh no no no, empowerment, it is empowerment, और रेट 10 नहीं बनते जा रहे तुम लोग, ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है तुम्हारे। अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, 2 मिनट के ब्रेक में गायब हो जाते तुम। Approaches to human development, so we have different approaches कि how we can approach the human development, how we can measure it, क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, ठीक है। नंबर 1 इज द इनकम अप्रोच, ठीक है, ये सबसे पुरानी अप्रोच है, ठीक है, कौन सी, इनकम अप्रोच। ह्यूमन डेवलपमेंट इज सीन एज बीइंग लिंक्ड टू द इनकम, द मोर द इनकम द मोर द ह्यूमन डेवलपमेंट, सिंपल सा फंडा है इसका, ठीक है, द मोर द इनकम द मोर द ह्यूमन डेवलपमेंट, दिस इज द इनकम अप्रोच। कि जो इनकम है ना, ये लेवल ऑफ इनकम, इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट द लेवल ऑफ फ्रीडम दैट द इंडिविजुअल एंजॉयज, कि जितनी ज्यादा उनके पास इनकम होगी उतनी ज्यादा वो चॉइसेस, उसके पास क्या होगी, फ्रीडम होगी, एंड दैट इज हाउ इट इज लिंक्ड टू ह्यूमन डेवलपमेंट। सो हायर द लेवल ऑफ इनकम, हायर विल बी द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। बट क्या ये, मतलब तुमको क्या लगता है, बिल्कुल ठीक है, हाँ, देखे तुमने कुछ लोग देखे हैं कि पैसा है बट जानते नहीं कि कैसे खर्च करना है, ठीक है, हाँ। तो वेलफेयर अप्रोच, सेकंड वन क्या है, वेलफेयर अप्रोच। इसमें क्या होता है, दिस अप्रोच लुक्स एट ह्यूमन बीइंग्स एज बेनिफिशियरीज और टारगेट्स ऑफ ऑल द डेवलपमेंट एक्टिविटीज, कि कोई भी जो डेवलपमेंट की जो एक्टिविटी है उसका फाइनल बेनिफिशियरी कौन है, इट इज द ह्यूमन बीइंग्स हु इज द फाइनल बेनिफिशियरी। हायर अगर हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे किस चीज पर, ऑन एजुकेशन, हेल्थ, सोशल, ठीक है, सेकेंडरी एम्यूनिटीज वगैरह इन सब पर, ठीक है, तो व्हाट वी विल गेट हायर ह्यूमन
development. People are not participants in the development, but only the passive recipients. और ये चीजें काम आएंगी बाद में, ठीक है, when you are reading the sentences in the exam hall. तो उस टाइम के लिए अच्छे से इनको एक बार थोड़ा सा अच्छे से रीड कर लो. People are not the participants in the development, ठीक है, वो डेवलपमेंट प्रोसेस का पार्ट नहीं है. They are only what? The passive recipients. The government is responsible for increasing the levels of human development by maximizing the expenditure on welfare. कि जितना ज्यादा गवर्नमेंट इन चीजों पे खर्च करेगी, किस पे? एजुकेशन पे, हेल्थ पे, ठीक है, एक्सेस टू डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, इन सब पे खर्च करेगी, उतनी ज्यादा क्या होती चली जाएगी? ह्यूमन डेवलपमेंट. ठीक है, कि जितना आप इन चीजों पे पैसे खर्च करोगे उतना ही वो बेनिफिट्स किसको रिसीव होंगे? द बेनिफिट्स विल बी रिसीव्ड बाय द पीपल. नेक्स्ट इज द बेसिक नीड्स अप्रोच. ठीक है, ये इसमें अभी इनका तो कोई ऐसे पर्टिकुलर है नहीं, ठीक है. बेसिक नीड्स अप्रोच का बिल्कुल ये पर्टिकुलर है दैट इट वाज प्रपोज्ड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और द ILO. ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, देयर आर 6 बेसिक नीड्स. कितनी है? 6. हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर, सैनिटेशन एंड हाउसिंग. तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 6 बेसिक नीड्स डेवलप करी. ठीक है, बताई कि भाई 6 बेसिक नीड्स हैं: हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग. ठीक है. The question of human choice is ignored and the emphasis is on the provision of the basic needs of defined sections. It means कि यहाँ पर basic needs approach में, जैसे बाकियों में तो किसी में तो choice भी हो सकता है, तो choice जैसी चीजें involved नहीं है. What is basically involved? कि अगर किसी इंसान की ये 6 basic needs पूरी की जा रही हैं, ठीक है, so there is no question of choice. What will happen? There will be a level of human development. Got it? And the last one is the capability approach. Capability approach किससे associated है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन से. कि आप जितनी लोगों की ह्यूमन की कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करोगे, किन एरियाज में? उनकी हेल्थ में, एजुकेशन में, एक्सेस टू रिसोर्सेज में, उतनी ज्यादा क्या होगी? ह्यूमन डेवलपमेंट. ठीक है, समराइज करें. इनकम अप्रोच, द हायर द इनकम, हायर द ह्यूमन डेवलपमेंट. वेलफेयर अप्रोच, द मोर द एक्सपेंडिचर ऑन द पीपल, more the expenditure on the people, more will be the human development. Basic needs approach, there is no question of choice. ILO identifies 6 basic needs. अगर वे 6 basic needs पूरी हुई है तो human development है. And last one is the capability approach related with Professor Amartya Sen. वो क्या कहते हैं? जितनी ज्यादा humans की capabilities आप increase करोगे इन हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज में, उतनी ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट होगी. चारों की चारों अप्रोच समझ में आ गई क्यों किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं. सो इफ अ कंट्री इज फॉलोइंग द बेसिक नीड्स अप्रोच, ठीक है, इफ अ कंट्री इज फॉलोइंग द बेसिक नीड्स अप्रोच, देन व्हाट इज द गवर्नमेंट, व्हाट विल द गवर्नमेंट डू? वो सिर्फ इन 6 बेसिक नीड्स पे ध्यान देगी और वो सोचेगी क्या? कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाएगी. अगर कोई कंट्री कैपेबिलिटी अप्रोच पे ध्यान दे रही है तो वो कंट्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रन करेगी. Yes. स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से क्या होगा? लोगों की कैपेबिलिटी Capability बढ़ेगी. इंक्रीज होगी. सेकंड, हेल्थ बेटर करेगी. लोग जो हैं, द पीपल विल बी एबल टू एक्सेस द रिसोर्सेज, फाइनेंशियल. आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आपको जल्दी से जल्दी फाइनेंसेस मिले, ठीक है, तो ये क्या? आपको भाई कनेक्ट करना है कैपेबिलिटी अप्रोच, गवर्नमेंट की डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स, एंड व्हाट इज इंडियाज लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन द इंडेक्स. आपको इस सब कनेक्ट करना है. ठीक है, थोड़ा सा बेसिकली ज्यादा प्रीलिम्स रिलेटेड तो तुम्हें समझ में आ गया कि फैक्ट्स क्या हैं. ठीक है, बाकियों को भी चीजों को एक बार थोड़ा सा दिमाग में रखो. ह्यूमन डेवलपमेंट देख लिया, उसके पिलर्स देख लिए, उसकी अप्रोचेस देख ली, एंड नाउ वी विल मेजर द ह्यूमन डेवलपमेंट. कौन मेजर करता है? यूएनडीपी इज डूइंग दैट. डिफरेंट पैरामीटर्स का यूज करते हैं और HDI को कैलकुलेट करते हैं.
रैंकिंग जो है इट इज बेस्ड ऑन अ स्कोर टू 0 to 1. ठीक है, रैंकिंग किस पे बेस्ड है? जो स्केल है वो क्या है? 0 to 1. 0 मीन्स इट इज हैविंग नो ह्यूमन डेवलपमेंट, 0 बस खत्म हो गया बिल्कुल. एंड 1 है परफेक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट होने लग रही. तो अ कंट्री विच इज हाईली, उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट की केस सिनेरियो में वो ज्यादा है, कंडीशंस अच्छी हैं, बेटर हैं, तो इट विल बी हायर नियर टू 1. जितनी ज्यादा वो 1 के पास होगी उतनी ज्यादा वो डेवलप्ड है. गॉट इट? ये याद रखना, इट इज फ्रॉम 0 to 1. ठीक है, अभी 2025 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, सो इट इज आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे दोनों एक साथ, तो थर्ड पोजीशन हट गई. फोर्थ पे इट इज डेनमार्क, देन इट इज जर्मनी. ठीक है, और ऐसे करते 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 वी विल रीच व्हाट? वी विल रीच द 130th पोजीशन विच इज इंडिया. ठीक है, तो ट्राई टू रिमेंबर द टॉप 3 to 5 जितने तुम्हारी कैपेबिलिटी हो, उस बेसिस पे चीजों को याद करने की कोशिश करो. आइसलैंड, इन्हीं के बीच कंपटीशन चलता रहता है. द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड. ठीक है, एक्सटेंडेड स्कैंडिनेवियन, आइसलैंड इंक्लूड कर लो, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी. ठीक है, गॉट इट? चलो कर लोगे, ऐसे तो समझदार हो तुम. तीन तीन चीजें अभी ऊपर भी हम बात कर रहे थे. ठीक है, इंडिकेटर्स जिनको बोलते हैं, हमें तीन चीजें देखनी है. नंबर 1 इज हेल्थ, सेकेंड वन, सर स्टिल वैल्यू इन द टॉप 3 वीक गो टू, नहीं नहीं, INS के उससे याद रख लो 2025 का तो. ठीक है, कि HDI रिपोर्ट में हमारा जहाज तो डूब गया इन INS, आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड. ठीक है, जस्ट ट्राई टू लर्न देम बेसिक. ओके, हेल्थ, सेकेंड वन इज एजुकेशन, थर्ड वन इज एक्सेस टू रिसोर्सेस. अब ध्यान दो थोड़ा सा, अब तो ये तो प्रीलिम्स के लेवल का है. अगर मुझे हेल्थ को मेजर करना है तो मैं किस इंडिकेटर का यूज करूंगा? हाउ विल आई मेजर हेल्थ? इट इज इंडिकेटर चोजन फॉर हेल्थ इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. तो किसी कंट्री के अंदर अगर हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, किसी चाइल्ड का बर्थ हुआ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि भाई ये तो 90 साल तक जिएगा, इट मींस पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट मिलेगा उसको, अच्छे रिसोर्सेज मिलेंगे, फूड, न्यूट्रिशन वगैरह सब अच्छा है ना? तो किससे मेजर हो रहा है हेल्थ? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ से. ठीक है, हायर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इट मींस लॉन्गर द चांसेस और द हेल्दियर लाइफ. गॉट इट? ये है हेल्थ का इंडिकेटर. सॉरी. दूसरा, एक्सेस टू नॉलेज. एक्सेस टू नॉलेज, ठीक है, एजुकेशन किससे है? अडल्ट लिटरेसी रेट नंबर 1, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो एंड अडल्ट लिटरेसी रेट. लर्न तो हो जाएगा ना ये. हेलो, HDI में हेल्थ को कैसे वो करेंगे इंडिकेट? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. एजुकेशन या एक्सेस टू नॉलेज को कैसे करेंगे? अडल्ट ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो एंड लिटरेसी. हाँ, अडल्ट लिटरेसी. ठीक है. नंबर ऑफ adults who are able to read and write and the number of children enrolled in schools. कि कितने adults they are able to read and write, वो हमको बताएगा adult का literacy rate. कितने students स्कूल में enrolled हुए हैं, ठीक है, that will tell us the gross enrollment ratio. कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे होगा, तुम्हें तो ना कैलकुलेट करना. हाँ, तुम्हें नहीं कैलकुलेट करना, तुम्हें क्या याद रखना है? तुमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स आर यूज्ड इन द HDI बाय UNDP. नंबर 1, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. नंबर 2, Birth. अडल्ट लिटरेसी Rate, रेट. gross Rate and enrollment gross rate. enrollment ratio. थर्ड वन, एक्सेस टू रिसोर्सेज Purchasing कैसे power. करेंगे? एक्सेस टू रिसोर्सेज कैसे करेंगे? परचेजिंग पावर से. परचेजिंग
पावर, ठीक है, मेजर्ड इन यूएस डॉलर्स, की कितनी परचेजिंग पावर है किस पर्टिकुलर कंट्री की, दैट इज हाउ वी विल मेजर द एक्सेस टू रिसोर्सेस। ये रहेगा, ये 4 टर्म हो गए तुम्हारे लिए, मिल गए चारों के चारों। ये हो गया हेल्थ का, दिस इज द सेकंड एंड थर्ड वन, एक्सेस टू नॉलेज एंड रिसोर्सेज, दिस इज द फोर्थ वन। Each of these dimensions is given the weightage of 1/3। सभी को कितनी डायमेंशन, तीनों डायमेंशंस को कितना मिला हुआ है, 1/3, ठीक है। The human development index is the sum total of the weights assigned to all these dimensions. The closer a score is to 1, ये तो हमने बात कर ली ना इसके बारे में, हेलो, जितना ज्यादा स्कोर जो है 1 के पास होगा उतनी ज्यादा क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट। सो स्कोर ऑफ 0.983, यानी बेसिकली देखा जाए तो 0.9 है ना, और दूसरा स्कोर है 0.2, तो दिस इज, देयर इज मोर ह्यूमन डेवलपमेंट इन दिस कंट्री, यस और नो, सिंपल। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर्स द अटेनमेंट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सब चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। इसी के साथ यूएन का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसके दोनों के दोनों तुमको याद हैं, which is Oxford Poverty and Development Index यानी तो यूएनडीपी, ठीक है। तो एचडीआई कैसा मेजर है भाई, अप्रोच को देखो, अप्रोच क्या इनकम अप्रोच है या नॉन इनकम अप्रोच है, कैपेबिलिटी अप्रोच। हम नॉन इनकम अप्रोच को देख रहे हैं, इट इज अ नॉन इनकम मेजर। The probability of not surviving till the age of 40, the adult illiteracy rate, the number of people who do not have access to clean water, small children, underweight hai, all these account for what, human development in any region. The point is, it is a known income measure, it is a known income measure, remember this line, ठीक है। ये आई शेड यू दीज नोट्स ना, तो उसको देख लिया करो कहीं पर, उसको अंडरलाइन कैसे भी करके कुछ कर सको, या जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इट विच ऑफ द थिंग्स वर अंडरलाइन, और कैसे क्या था। अब थोड़ा सा क्विकली चलते हैं, ठीक है, क्योंकि इनपुट आउटपुट रेशियो चेंज हो जाएगा। ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, नेक्स्ट क्या है, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स। अभी तक क्या चल रहा था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमने पूरा का पूरा देख लिया। पीपल वर बिजी फाइंडिंग आउट कि किस कंट्री की कितनी जीडीपी है ना, सब क्या कैलकुलेट कर रहे थे, एवरी कंट्री वाज कैलकुलेटिंग देयर जीडीपी, उसी की बेसिस पे उसको मेजर कर रहे थे। नाउ देयर केम अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट विच इज द ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है। दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय हिज मैजेस्टी द 4th किंग ऑफ भूटान, ठीक में, जिग्मे वांगचुक, इन दी 1970s। तो ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस का जो टर्म है, इट इज बाय द 4th किंग ऑफ भूटान, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को टर्म करा। ये क्या करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड टेक अ होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स द नेशन ऑफ प्रोग्रेस एंड गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ वेलबींग। कि आप जब जीडीपी कैलकुलेट करते हो तो यू आर कैलकुलेटिंग ओनली द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ द पीपल, किसने कितना कमाया, किसने कितना प्रोड्यूस करा, ये सब चीजें, ठीक है। बट लाइफ इज ऑल्सो अबाउट द नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स एज वेल, ठीक है। तो वो इस कॉन्सेप्ट में लिया गया है, जैसा कि तुम्हें नाम भी दिखाई दे रहा है, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस। ये वो इंडेक्स है, इट इज अ सिंगल नंबर इंडेक्स डेवलप्ड फ्रॉम हाउ मेनी इंडिकेटर्स, 33 इंडिकेटर। जैसे एचडीआई 4 इंडिकेटर से निकलकर बना है, ठीक है, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स कितने से बना है, 33 इंडिकेटर्स, कैटेगराइज्ड अंडर 9 डोमेन्स। 33 इंडिकेटर्स को 9 कैटेगरीज में ऐसे करके डिवाइड कर रखा है। ना तुम्हें 9 का पता होना चाहिए, ना 33 का पता होना चाहिए, जस्ट हैव अ ब्रीफ आइडिया कि 9 डोमेन्स हैं और 33 कैटेगरीज है। The gross national happiness index is constructed based upon a robust multi-dimensional methodology, also known as the Alkire-Foster
मेथड। ठीक है, दो इस टाइप की जो इंफॉर्मेशन है इट कैन बी यूज इन CDS और CAPF के जो एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, बट यू कैन नेवर इग्नोर दीज थिंग्स। एक ही तो वर्ड है, कर लो याद। ठीक है, हो गया। ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में दो तीन चीजें क्या है। नंबर 1, it was given by Jigme Wanchuk. He was the fourth king of Bhutan. Second, 33 indicators and 9 domains में divided है। रिवाइज कर रहे हैं अब हम थोड़ा सा। हाँ, एक्टिव हो जाओ। Foster method. Method uses the Alkire-Foster method. Bhutan is the only country in the world to officially proclaim the gross national happiness index. उन्हें ऑफिशियली यूज करते हैं वो इसको, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स को, ठीक है, एज अ मेजर ऑफ द कंट्रीज प्रोग्रेस। 4 पिलर्स हैं, गुड गवर्नेंस, सस्टेनेबल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कल्चरल प्रिजर्वेशन, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। नहीं, आगे चलेंगे। आगे तुम पहले पर ये 4 तो याद करो, उसके बाद तो आगे चलें। बाद में कभी टाइम मिलेगा ना तो इन नोट्स को उसमें हैंड रिटन वाले में कन्वर्ट करेंगे। अभी के लिए पेपर सर पर है तो जल्दी जल्दी याद कर लो। आई नो रीडिंग में थोड़ा सा इश्यूज आते हैं। गुड गवर्नेंस, सस्टेनेबल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कल्चरल प्रिजर्वेशन, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। एक और खास बात, ह्यूमन ज्योग्राफी थोड़ा सा अगर अच्छे से अगर कर लोगे, सुनो मेरी बात ध्यान से, आगे तक का है। तुम्हारा ये तो प्लान नहीं है ना कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया तो बस हो गया है, मतलब है ना मेंस का, इंटरव्यू का, उसके बाद का भी सिस्टम। हाँ, गुड, ठीक है। तो मेंस एग्जामिनेशन में अगर यू हैव द यू नो द होल्ड ओवर द ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी तो अच्छा लिखोगे ही लिखोगे, सोशल इश्यूज का चैप्टर अच्छे से जो सब्जेक्ट अच्छे से कर पाओगे, ठीक है, इंडियन सोसाइटी में इट विल बी यूटिलाइज्ड, एसए में इट विल बी यूटिलाइज्ड, इकोनॉमिक्स में यूटिलाइज आएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले एरिया में यूज आ जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं विच इज फ्रॉम इंटरनल सिक्योरिटी वाले टॉपिक के अंदर, उसके अंदर एज अ रिकमेंडेशंस वगैरह कुछ देनी है तो मेजर्स देने तो उसके अंदर यूज आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीजों के इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का पार्ट बनता है ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। रख लोगे याद कि दैट दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट, सो ऐसे इसको लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व करके रखना, ठीक है। जिसकी जैसी जरूरत है मैं उस अकॉर्डिंग तुमको बता देता हूँ, तो यार कोशिश करो उस अकॉर्डिंग तुम फॉलो भी कर सको। जैसे इसके चारों के चारों पिलर्स, ठीक है, तुम ऐसे इसको देखते लाइनों दिमाग में पिलर्स की तरह सोचा करो, ठीक है। ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, उसके बाद उसके अंदर वो 4 वो पिलर्स, तो थोड़ा सा मेंस की आंसर राइटिंग का भी सिस्टम डेवलप हो दिमाग में। 9 डोमेन्स ये हैं बट आई एम नॉट गोइंग थ्रू देम, ठीक है, यू कैन जस्ट हैव अ क्विक रीडिंग ऑफ इट फॉर लेटर पर्पसेस। इंटरनेशनल कंपैरिजंस, देयर इज नथिंग इन दिस, ठीक है, बस उसको वैसे देख लेना that there are few countries in very high category, high, medium and the low category. Got it? ये सारा का सारा है किससे रिलेटेड, ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड। ठीक है, और ये वाली बात याद रखना जो भी बताइए, कौन सी, मेंस एंड प्रीलिम्स, ह्यूमन ज्योग्राफी के इन दोनों सेगमेंट्स को दिमाग में सेपरेट रखना, माइंड में, ठीक है। वी वोंट रीविजिट देम, ठीक है, दोबारा से एनसीईआरटी पिक नहीं होंगी कि अब इनको देखते हैं कि क्या क्या यूज हो सकता है, जो है यहीं पर है। सारी एनसीईआरटी के जितने जहां जहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, और इस टाइप की जो चीजें हैं जितनी भी इस चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है, पॉपुलेशन से रिलेटेड, चाहे वो क्लास 8th में हो, 9th में, 10th में या 12th में, ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस वन चैप्टर ओनली, ठीक है।
तो यू आर बेसिकली नॉट डूइंग सिंगल चैप्टर, यू आर डूइंग मल्टीपल चैप्टर्स ऑफ एनसीईआरटी। दो चीजें हैं, सोर्सेज ऑफ पॉपुलेशन डेटा, पॉपुलेशन का पता चल गया, डेमोग्राफी वगैरह ये सब पता चल गया, ह्यूमन डेवलपमेंट का पता चल गया, उस पॉपुलेशन को हमने डेवलप भी कर लिया, अप्रोचेस देख ली, पिलर्स देख लिए, कंपोनेंट्स, इंडेक्स वगैरह ये सब देख लिए, ठीक है। एक है सेंसस 2011 और दूसरा है सेंसस 2027, ठीक है। यहां पर वैसे आना क्या था, 2021 आना था, बट बिकॉज ऑफ डिलेज बाय द कोविड एंड द अदर थिंग्स डिले होता चला गया, बट नाउ फाइनली इट इज हियर। पॉपुलेशन डेटा कलेक्ट कैसे करना है, अब ये है पूरा फैक्चुअल, ठीक है। कुछ मत समझने की कोशिश करना, जस्ट गो थ्रू ऑल दी रिलेटेड फैक्ट्स जो तुम्हें रिक्वायर्ड है एग्जाम के लिए, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। हाँ, अभी हमारे लिए कौन सा ऑफिशियल है, करंटली वी आर हैविंग 2011 एज द ऑफिशियल वन। तो तुम कोई भी पॉपुलेशन का डेटा देते हो तुम किसका यूज करोगे, 2011 का। जब इसका डेटा सामने आएगा फाइनली, देन यू विल बी एबल टू यूज दिस। पॉपुलेशन डेटा आर कलेक्टेड थ्रू दी सेंसस, ये आफ्टर एवरी 10 ईयर में होता है, डेकेडल एक्सरसाइज है, डेकेड में एक बार होगी। पहला पॉपुलेशन सेंसस 1872, ठीक है। बट ये जो 1872 वाला जो सेंसस था ये नॉन सिंक्रोनस था। नॉन सिंक्रोनस मींस किसी किसी ही एरिया में ये सेंसस हुआ था, कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद आता है 1881 का, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन 1881। उसके बाद से 1881 के बाद से हर 10 इयर्स में ये सेंसस होता आया है, ठीक है। पहले ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, देन इट वाज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। सेंसस 2027, ठीक है। अभी ये 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने अभी टुडे 8 मार्च ना, तो अभी 3-4-5 मार्च के आसपास की बात है। तो पहले तो ये बात याद रखो कि सेंसस 2027 इज द 16th इंडियन सेंसस। कौन सा, 16th इंडियन सेंसस। इट विल बी इंडियाज फर्स्ट डिजिटल सेंसस। वो आता है ना संसद टीवी पर, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते छोटी छोटी, आई थिंक आई हैव शेयर्ड इट विद यू एज वेल, नहीं, सेंसस के ऊपर नहीं हो तो फिर सेंसस लिखना, संसद लिखना, या लोकसभा टीवी, अब तो वो संसद हो गया। तो हाँ, उसमें एक वीडियो आपने शेयर किया था 20-25 मिनट्स की होगी शायद। आई थिंक यू शुड गो थ्रू इट वंस, ठीक है। ऐसा कोई खास नहीं, खाना खाते वक्त देख लेना, ठीक है। नहीं तो तारक मेहता उल्टा चश्मा तो है ही। इंडिया फर्स्ट डिजिटल सेंसस, ठीक है। द मैस्कोट्स ऑफ द सेंसस 27 वाज रिलीज 2-3 days बिफोर, अभी अभी रिसेंटली। तो इट विल बी पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स, वैसे भी आना है सामने, यहाँ पर हमारा बस उसका रिलेशन थोड़ा सा इफेक्टिव है। वन इज द प्रगति विच इज द फीमेल वर्जन, एंड विकास इज द मेल मैस्कॉट। तो प्रगति एंड विशाल, ठीक है, ये दो क्या हैं, दीज आर द मैस्कॉट्स ऑफ 2027 सेंसस। It is India's first digital census. It is the 16th census. हो गया, हुआ या नहीं हुआ क्या? यस सर। ये मैस्कोट्स का क्या मतलब है सर, मतलब वो तुमने देखे हैं कि कोई भी जो इवेंट होता है उसको एक कार्टून सी फिगर होती है, वो होते हैं मैस्कॉट्स, ठीक है। तो हर इवेंट के, चाहे वो ओलंपिक्स हो या कुछ भी हो, सिंबल्स उनका उनका एक है ना सिंबल होता है, वो कुछ भी हो सकता है सिंबल। इट कुड बी अ लिविंग, वो किसी एनिमल को वो करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी कंजर्वेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सिंबल बन जाता है। तो ऐसे करके गुड्डा सा होता है, ठीक है। अपने वाला ये सेंसस का वैसा डिफरेंट है, ये प्रॉपर मेल एंड फीमेल दिखाई देगा, प्रगति एंड विकास, ठीक है। तो प्रगति और विकास साथ साथ रहते हैं, जरूरी है या नहीं? हम्म, नहीं है मतलब मीनिंग जरूरी। तो दोनों का सेम ही होगा, प्रगति करना है, विकास करना। वो तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नहीं नहीं नहीं,
एक्चुअल में पूछ रहा हूँ मैं, मजाक वाला नहीं है, प्रगति एंड विकास। उनको लग रहा है मैं किसी के घर में डेवलपमेंट नोक एंड जोक कर रहा हूँ। तुम एक काम करो, तुम मैथ्स कोट्स याद रख लो, बाकी मेंस की डिस्कशन बाद में करेंगे। This symbolize equal participation of women and men in fulfilling the resolve to make India a developed nation by 2047। याद रखना, प्रगति और विकास क्या सिंबलाइज करते हैं। एक तो क्वेश्चन यही हो गया कि प्रगति एंड विकास और इन द न्यूज रिसेंटली, दे आर रिलेटेड टू व्हाट, दे आर द मैस्कॉट्स ऑफ सेंसस इंडियन 2027। सेंसस। सेकंड, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन, प्रगति एंड विकास द मैस्कॉट्स ऑफ 2027 symbolizes what? Equal participation of women and men in fulfilling the resolve। हमने एक रिजोल्व ले रखा है ना, ये सरकार ने ले रखा, तुमने नहीं ले रखा, कि इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाना है बाय 2047। ठीक है, 2027 का जो सेंसस था ये तो हमने बात कर ली ना, इट वाज ओरिजिनली फॉर 2021। डेकेडल एक्सरसाइज है, पोस्टपोन हो गई थी कोविड-19 की वजह से। सेंसस 2027 दो फेजेस में होगा। वन इज द हाउस लिस्टिंग, हाउस के बारे में सारी चीज, पक्का हाउस है क्या है, पाइप है नहीं है, नल है, ये सारी चीजें। हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर 2026, दिस इज द फेज वन। सेकेंड इज द पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, जो शुरू होगा फरवरी 2027 में। ठीक है, हाँ, दो फेजेस में हो रहा है ना, पहले हाउसेस के बारे में पता करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद पॉपुलेशन को देखेंगे। ठीक है, हाँ, साथ साथ कर लेंगे, हाँ कर रहे हैं, साथ साथ ही कर रहे हैं। ठीक है, गो थ्रू दिस डिसिनियल पॉपुलेशन सेंससेस, इसमें जितने भी फैक्ट्स वगैरह जो भी दे रखे हैं, आई वुड लाइक यू टू रीड ऑल ऑफ देम। ऐसा कोई अलग से तुमको, ऐसा कुछ नहीं है कि पता नहीं क्या ही आ गया सामने, तो तुम आराम से इसको इजिली रीड कर पाओगे। कुछ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस भी दिए होंगे, इनको प्लीज थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से कर लेना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सेंसस का अर्लीस्ट मेंशन कहां पर है, इट इज इन द ऋग्वेदा। ठीक है, अर्थशास्त्र में उसका मेंशन है, अर्थशास्त्र इज बाय कौटिल्य। Kautilya, the Chandragupt's minister, and it is also present in a Akbari. ठीक है, written by in a Akbari। अबुल फजल। है, तेज बोलो। अबुल फजल। अब तो तुम वो क्यों हो रहे हो, अबुल फजल। ठीक है, who was he? अबुल फजल, who was he? Come on, किसी को तो आइडिया होगा। अभिषेक, पोट राइटर है, पोएट, ये ओके। ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द नवरत्नास ऑफ अकबर। वेरी गुड। जैसे देखो, बाबर के लिए, बाबर के टाइम पीरियड में बाबर नामा थी ना, ध्यान से सुन लेना, ये मतलब स्पीच में है, ये रिटर्न में नहीं, बाद में आएगा किसी एंशिएंट मिडिवल में। जैसे बाबर नामा थी, ठीक है, ऑन द सेम लाइंस अकबर नामा वॉज रिटर्न। कौन सी? अकबर नामा। अब अकबर नामा जो पूरी की पूरी जो बुक है, ठीक है, इट कंटेन्स 3 वॉल्यूम। हाउ मेनी वॉल्यूम? 3 वॉल्यूम्स। नाउ दिस कंप्लीट वाज रिटन बाय अबुल फजल। ठीक है, द कंप्लीट। तो अकबर की जो हिस्ट्री थी, यानी जो तिमूर डायनेस्टी थी या बाकी के जो थे उसके पेरेंट्स, ये सब चीजें, उनके पहले क्या था, दैट इज रिटन इन वॉल्यूम 1। ठीक है, फिर उसके बाद पानीपत का बैटल, शेरशाह सूरी, ये सब चीजें है ना, वो सब एवरीथिंग इज रिटन इन वॉल्यूम 2। सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं इसमें? वॉल्यूम 3 is about the administration during the period of Akbar. Administration, that is the volume 3। और वॉल्यूम 3 का नाम क्या है? वॉल्यूम 3 का नाम है इन ए अकबरी, विच इज द एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग अकबर्स टाइम। ठीक है, तो इसका पीरियड है समवेयर अराउंड 16 सेंचुरी, तो 1589 96 इस टाइप का इसका पीरियड है। जस्ट कीप दैट इन माइंड एज वेल कि यूज आ जाए। ये तो हमने देख लिया 1872 का, गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो वाज देयर। 1881 लॉर्ड रिपन, अंडर लॉर्ड रिपन। सेंसस कमिश्नर कौन थे? WC लॉर्डन। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे है ना पॉइंटर्स हैं
which will be utilized, तो kindly go through them. ठीक है, कौन सी अथॉरिटी उसको कंडक्ट करती है 1951 के बाद? इट इज द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस कमिश्नर. रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस कमिश्नर. इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. मिनिस्ट्री भी लर्न रखना. कंडक्टेड अंडर द सेंसस एक्ट ऑफ 1948. सेंसस इज अ सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट, है ना. द सब्जेक्ट्स आर गिवन इन आर्टिकल 246. ठीक है, गो थ्रू इट. हम आगे चलते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, तो पूरा सेंसस वगैरह का वो सारा वो लास्ट में भी आएगा तुम्हारे पास. सेंसस 2027 लास्ट में भी एक छोटा सा और एडिशंस है. ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड द डबलिंग टाइम. एक तो डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन है. हमने बात की थी ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. किस एरिया में ज्यादा लोग हैं, कुछ एरियाज में देयर आर लेस नंबर ऑफ पीपल. ठीक है, ये कैसे पता चलता है? दिस इज बाय द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है, सो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज अ क्रूड मेजर ऑफ ह्यूमन एंड द लैंड रिलेशनशिप. किसी एरिया में ज्यादा मोर नंबर ऑफ पीपल आर लिविंग, इट मींस द सोइल इज मोर फर्टाइल. क्या याद करोगे फैक्टर्स पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के? ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस, एंड कल्चर, है ना. तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन शो क्या करता है? इट शोज द रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन एंड द लैंड. अगर लैंड ज्यादा फर्टाइल हुआ तो मोर नंबर ऑफ पीपल विल बी लिविंग ऑन इट. ठीक है, बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द एग्रीकल्चर इट कैन सपोर्ट. टू गेट अ बेटर इंसाइट द ह्यूमन लैंड रेशियो इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर ऑफ द पॉपुलेशन on total cultivable land, the physiological and the agricultural densities should be found out, which is significant for a country. सुनो, density of the population एक important measure है, नंबर 1. अगर आपको और भी ज्यादा अच्छे से ये समझना है ह्यूमन और लैंड की जो रेशियो है, उसकी डिपेंडेंसी है, उसको और बेटर से समझना है, तो हमको क्या देखना पड़ेगा? टोटल कल्टिवेबल लैंड, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, एग्रीकल्चर डेंसिटी, इन जैसे भी कॉन्सेप्ट हमको स्टडी करने चाहिए. ये हैं क्या? फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, टोटल पॉपुलेशन बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया. टोटल पॉपुलेशन बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया. ठीक है, अब पहले तो ना दो चीजों के बीच में एक बार डिफरेंस समझने की कोशिश करना. वन इज द ग्रोस कल्टीवेबल एरिया. कौन सा? वन इज द ग्रोस कल्टीवेबल एरिया, और हम इसको बोल सकते हैं या फिर ग्रोस, वी कैन कॉल इट द ग्रोस क्रॉप्ड एरिया. ठीक है, एक तो ये हो गया. सेकेंड वन इज द नेट क्रॉप्ड एरिया. गॉट इट? सेकेंड वन इज द नेट क्रॉप्ड एरिया. ठीक है, ऑल्सो नोन एज द नेट सोन एरिया. पहले तो दोनों टर्म्स याद कर लो. हो गए दोनों टर्म्स याद? gross cropped area, gross cultivable. Only difference what you have to keep in mind is the word gross and the word net. ठीक है, हो गया. अब ध्यान से सुनना, इनका डिफरेंस एक बार याद रह जाएगा ना, तो इट विल ऑलवेज हेल्प यू. when I am talking about the gross and when I am talking about the net, so when I am talking about the net, किसी कंट्री के पास ये दो फील्ड्स हैं 10-10 एकर्स की. ओके, मैंने इसमें किसी एक पर्टिकुलर ईयर में, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक 2026, मैंने इसमें ऐसे करके मेरा क्रॉप लगा दिया. ठीक है, आई हैव कल्टीवेटेड द क्रॉप. तो मैंने कितने एकर्स में क्रॉप लगाया? 20 एकर्स में लगाया. ठीक है, बट मैं साल में ऐसा 2 बार करता हूं. मैं कितनी बार करता हूं? 2 बार करता हूं. तो व्हाट विल बी द क्रॉप्ड एरिया नाउ? व्हाट विल बी द क्रॉप्ड एरिया नाउ? 40. 2 बार करा मैंने 2020 40. तो 40 एकर्स मेरा ग्रोस क्रॉप्ड एरिया. लेकिन मैंने कितनी फील्ड पर लगाया है, इट डजंट मैटर हाउ मेनी टाइम्स आई एम डूइंग इट. अगर ये हम ना चेक करें तो व्हाट वी विल गेट? वी गेट दी नेट. तो मुझे बताओ कि अगर ये दोनों फील्ड विच इज ऑफ 10-10 एकर्स,
अगर ये साल में 2 बार क्रॉप होती हैं तो व्हाट इज द ग्रोस एंड द नेट क्रॉप्ड एरिया? ग्रोस इज तो हमने बता दिया इट इज 40. व्हाट इज द नेट क्रॉप्ड एरिया? इट इज 20. 20. इट इज 20. तो नेट क्रॉप्ड एरिया में हम सिर्फ क्या देखते हैं? दी लैंड, नॉट द And नंबर ऑफ टाइम्स, times. नॉट द नंबर ऑफ टाइम्स. Times. ग्रोस में हम लैंड भी देखते हैं एंड वी ऑल्सो सी द नंबर ऑफ टाइम्स. अब मैं एक स्टेटमेंट बोलूं, हेलो, मैं एक स्टेटमेंट बोलूं. ग्रोस क्रॉप्ड एरिया विल ऑलवेज बी ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नेट सोन एरिया. ठीक है. अगर मैंने एक ही बार फसल उगाई तो नेट एरिया विल बी इक्वल टू ग्रोस एरिया. अगर मैंने फसल 2 बार उगा दी तो ग्रोस एरिया बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा नेट एरिया के. Greater than. क्या ये इससे कम हो सकता है? कम नहीं हो सकता. तो ईदर इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू. तो ग्रोस विल बी ऑलवेज इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू दी नेट एरिया. डिफरेंस क्लियर हो गया? ठीक है. अब इस डिफरेंस को दिमाग में रखना. ओके. फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, टोटल पॉपुलेशन बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया, एनएसए और एनसीए. कितनी पॉपुलेशन है? 10 पॉपुलेशन है. नेट शोन आर, हाँ नेट नहीं, आई डिडंट गेट इट, राइट इट अगेन. नेट सोन एरिया, हाँ नेट सोन एरिया इज नेट कल्टीवेबल एरिया, जो कितना लैंड कल्टीवेट हुआ है. ओनली द लैंड, नॉट द नंबर ऑफ टाइम्स. टोटल पॉपुलेशन बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया और द नेट सोन एरिया. ठीक है. ये क्या निकाल के आएगा? फिजियोलॉजिकल डेंसिटी. सेकेंड वन, एग्रीकल्चरल डेंसिटी, टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन बाय नेट कल्टीवेबल एरिया. मेरे पास एक नेट कल्टीवेबल एरिया है 10. हेलो, इसके ऊपर हाउ मेनी एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट? 100. तो मेरी एक रेशियो निकल कर आएगी. व्हाट विल बी दैट? दैट विल बी द एग्रीकल्चरल डेंसिटी. ठीक है. दैट विल बी द एग्रीकल्चरल डेंसिटी. कौन सी पॉपुलेशन? एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन. कौन सी पॉपुलेशन? एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन. और जब मैं पूरी पॉपुलेशन को देखूंगा जो उस पर डिपेंडेंट है नेट कल्टीवेबल एरिया पे, देन आई विल गेट द फिजियोलॉजिकल डेंसिटी. ये एग्रीकल्चर पॉपुलेशन क्या है? व्हाट इज दिस? उसको तुम यहां से रीड कर लेना. एग्रीकल्चर पॉपुलेशन इंक्लूड्स द कल्टीवेटर्स, नंबर 1. सेकंड, द एग्रीकल्चरल लेबरर्स, सेकंड, एंड देयर फैमिली मेंबर्स. So now you have got the difference between these two. हाँ, कि फिजियोलॉजिकल में पूरी की पूरी पॉपुलेशन उस एरिया पर कितनी डिपेंडेंट है. इट मींस अगर हम इंडिया में देखें, सपोज इंडिया में मान के चलो वी हैव द 100 एज नेट कल्टीवेबल एरिया. ठीक है. और उसके ऊपर हमारे 10,000 पॉपुलेशन, मान लो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 10,000. तो ये क्या निकल कर आएगा भाई? इट विल बी द फिजियोलॉजिकल डेंसिटी. ठीक है. अगर मेरे को एग्रीकल्चर डेंसिटी देखनी है, इन 10,000 लोगों में से कितने लोग कल्टीवेटर हैं, एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं? मान लो सिर्फ 2,000 है ना, जो इसमें इन्वॉल्व है. तो बाय 100 विच इज द नेट कल्टीवेबल एरिया, आई विल गेट व्हाट? द एग्रीकल्चरल डेंसिटी. ठीक है. एग्रीकल्चरल वाले में हम किस पॉपुलेशन को देख रहे हैं? कल्टीवेटर्स, लेबरर्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स. गॉट इट? एरिया तो सेम ही रहेगा तो. एरिया सेम रहेगा, नेट कल्टीवेटेड एरिया. ठीक है. अगर एग्रीकल्चरल डेंसिटी ज्यादा हो गई तो इट मींस हमारा एरिया सेम है, लेकिन अब उसके ऊपर जो पीपल हु आर वर्किंग ऑन इट, हु आर डायरेक्टली डिपेंडेंट फॉर देयर इनकम एंड एवरीथिंग, वो भी क्या हो गए? इंक्रीज हो गए. ज्यादा. Increase. प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. Decrease. क्लियर हो गए ये वाले कॉन्सेप्ट्स? ठीक. बढ़ाओ तो सुन. हाँ ठीक है. पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसके नाम में उसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है, विच इज
कि कितने टाइम में कोई भी पॉपुलेशन डबल हो जाती है. इफ द पॉपुलेशन इज 10 टुडे, इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 20. कितने समय में ऐसा वो करेगी पॉपुलेशन. ठीक है. पॉपुलेशन डबलिंग टाइम इज द टाइम टेकन बाय पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ एट इट्स करंट एनुअल ग्रोथ रेट. गॉट इट. कुछ नहीं, बस ऐसा उसमें था तो एक बार देखना जरूरी है. यस और नो. आ गया. आगे चलते हैं. ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पे अब हम इंडिया स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं. ठीक है. ये तो स्टार्टिंग का तो तुम वैसे रीड कर लोगे. The decadal and the annual growth rate population in India are both very high and steadily increasing over time. इन दोनों वर्ड्स पे ध्यान दो. ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है डेटा. किसके अकॉर्डिंग है? 2011 के. इंडिया में हर 10 साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसका रेट, और हर साल कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसका रेट, दोनों के दोनों क्या है? वेरी हाई एंड दे आर स्टेडली इंक्रीजिंग. वहां बैठ के ऐसा दिमाग नहीं लगाना, नहीं क्या पता डिक्रीज कर रहे हो, एक ज्यादा हाई हो एक ज्यादा लो ना. तुम स्टेटमेंट यहाँ रीड कर रहे हो ना, है तुम्हें पता क्वेश्चन भी वो कैसे पूछता है, तो जस्ट ट्राई टू पे मोर अटेंशन टू इट. द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन. एनुअल ग्रोथ रेट कितना इंडिया की पॉपुलेशन का? इट इज 1.64%. तो हम हर साल एवरी ईयर जो भी हमारी बेस पॉपुलेशन है उसका 1.64 क्या हो जाते हैं? परसेंट इंक्रीज हो जाते हैं. ठीक है. सो इफ आर पॉपुलेशन इज x, तो इस x का 1.64% हम क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे. तो x प्लस वो आ जाएगा, नंबर आ जाएगा हमारे पास. ठीक है. दैट विल बी द न्यू पॉपुलेशन. सो दिस इज इंडियाज एनुअल ग्रोथ रेट. The growth rate of a population in India over the last 1 century has been caused by annual birth and the death rate and rate of migration, and thereby shows different trends. ये तीन ही तो फैक्टर्स होते हैं ना भाई पॉपुलेशन चेंज के, बर्थ, डेथ एंड द माइग्रेशन. राइट. चार फेजेस देखो, और चारों फेजेस को क्या करना है? हाँ, क्या करना है? चारों फेजेस को लर्न करना. Learn से जो चीज माइंडसेट की है मैं तुमको अलग से बता रहा हूं भाई, ये माइंडसेट की है. जो उसकी है मेंस एसे वगैरह जो डिस्क्रिप्टिव पेपर्स की मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ, और जो बिल्कुल प्रीलिम स्पेसिफिक है दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. ठीक है. तो प्लीज मिस मत करना कभी. भूले भटके भी बाय एनी गुड लक और बैड लक क्वेश्चन आ गया ना उस एरिया से, और थोड़ा बहुत भी अगर डाउट आया तो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो ठीक है. फेज 1 हम पूरे का पूरे सेंचुरी को देख रहे हैं. 1901 to 1921. It is referred to as the period of stagnant or stationary phase of the growth of India's population. कौन सा phase? Stagnant, रुका हुआ, stationary phase. ठीक है. Since the period, since in this period the growth rate was very low, even recording a negative growth rate during the 1911 and 21. यानी इंडिया की पॉपुलेशन नेगेटिव हुई थी, नेगेटिव रेट आया था कब? 1911 टू 1921. इसको मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पीरियड से कनेक्ट करो. ठीक है. एक तरफ वी हैव द दिल्ली दरबार, सेकंड वन वी हैव द खिलाफत एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बीच में क्या? ऑल द रिवोल्यूशनरी लखनऊ एक्टिविटीज. ठीक है. पूरा का पूरा होम रूल लीग एंड एवरीथिंग. हाँ. एंड द लोकलाइज्ड गांधीयन मूवमेंट्स, अहमदाबाद, खेड़ा, वो सारे के सारे. तो हाँ, तो दिस वाज द पीरियड. बोथ द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट वर हाई, कीपिंग द रेट ऑफ इंक्रीज लो. दोनों के दोनों ज्यादा थे. अब क्या तुम वो याद है? हेलो, याद है क्या है ये? ग्राफ कौन सा? डेमोग्राफिक थ्योरी थी, है ना? उसका ग्राफ है. मालथीसियन बाद में डेमोग्राफिक थ्योरी. अब उसमें क्या था कि स्टार्टिंग वाली जो फेज होती है उसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों के दोनों क्या होते हैं? हाई होते हैं स्टेज 1 में. वो इंडिया का पीरियड कब था? 1901 टू 1921. ठीक है. नंबर 1. सेकंड,
poor health, medical services, illiteracy, insufficient distribution system of food and other necessities, इसकी वजह से ये पीरियड में हाई बर्थ रेट था और हाई डेथ रेट था। क्लियर होगी फेज 1? क्या ये याद रख सकते हो? 1911 to 1921 we saw what? Negative growth rate in the Negative growth. population. Next, 1921 to 51. 1921 से पूरा का पूरा गांधीयन जो मूवमेंट है उसका टाइम पीरियड का रेफर टू एज द पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर मैं तुमको एक टेबल दे दूं और यहां पर 3 ईयर के रेंज लिख दूं और यहां पर उनके डिस्क्रिप्शन लिख दूं, फॉर एग्जांपल पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट और स्टेशनरी ग्रोथ, पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ। स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ समझ रहे हो? इट इज इंक्रीजिंग लाइक दिस, स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है। ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन हेल्थ एंड सैनिटेशन, है ना, यही था, जिसकी वजह से डेथ रेट जो है वो कम हो जाता है, लेकिन बर्थ रेट क्या रहता है? हाई रहता है। व्हाट इज दिस शेडेड पार्ट? अगर रिवीजन किए तो Population growth. डेमोग्राफिक नहीं, डिविडेंड कहां से आ जाएगा? अभी तो उसकी बात ही नहीं। नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ, अरे भाई यही तो पढ़ा था स्टार्टिंग में। नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है? बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट Birth कम rate है। and death rate के difference. तुम हाथ की रेंज में नहीं हो मेरे। एट द सेम टाइम बेटर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन इंप्रूव होने लगी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेटर हो गया, क्रूड बर्थ रेट रिमेन्ड हाई लीडिंग टू हायर ग्रोथ रेट देन द प्रीवियस फेज। ये जब हुआ उस टाइम पर हुआ जब द कंप्लीट वर्ल्ड वाज गोइंग थ्रू द इकोनॉमिक डिप्रेशन। ठीक है। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था 1929 यूएसए से स्टार्ट होके। 30. ठीक है। इट हैड एन इम्पैक्ट ऑन द कंप्लीट वर्ल्ड एज वेल। ठीक है। 1920s वर्ल्ड वॉर उसी पीरियड के, और उस टाइम पे हमने क्या अचीव करा? वी अचीव द स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ। दिस इज द फेज टू 1921 to 51। सभी को आगे सब लर्न भी हो रहा है साथ साथ? हाँ फिर ठीक है। फेज 3 51 to 81, पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्योंकि अब तो आजाद हो गए, अब तो कोई रोक टोक है ही नहीं। ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन विच वाज कॉज्ड बाय अ रैपिड फॉल इन द मोर्टेलिटी रेट बट हाई फर्टिलिटी रेट ऑफ द पॉपुलेशन। प्लीज रिमेंबर कि व्हाई द पॉपुलेशन एक्सप्लोडेड, रैपिड फॉल ऑफ मोर्टेलिटी रेट। ठीक है। व्हाई देयर वाज स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ, डेथ रेट कम होता हुआ आया और बर्थ रेट उतना ही रहा। ठीक है। यहां पर क्या है? डेथ रेट में रैपिड फॉल हुआ, एकदम से डेथ रेट बिल्कुल नीचे आ गया। ठीक है। द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट वाज 2.2%। अभी कितनी है? 1.6 है। एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कितनी है अभी? 1.6% है। 1951 to 81 पे कितनी थी? 2.2%. It is in this period after independence the developmental activities were introduced. Centralized planning, improvement in the living conditions, high natural increase and higher growth rate, increase international migration. हमारी नेचुरल ग्रोथ तो हुई पॉपुलेशन की, प्लस देयर वाज अ इंक्रीज इन द एक्चुअल ग्रोथ एज वेल। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल एंड द एक्चुअल वन? माइग्रेशन वाला भी माइग्रेशन किस में इंक्लूड होगा? एक्चुअल वाले में। एक्चुअल वाला। There was an international migration of Tibetan, Bangladeshis, Nepalis and even people from Pakistan contributed to the high growth rate. तो अब तुम्हें समझ में आ गया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हुआ? फर्स्ट रीजन रैपिड फॉल इन द मोर्टेलिटी रेट, सेकंड रीजन द इंटरनेशनल माइग्रेशन। माइग्रेशन। थर्ड रीजन वो तो इसी से कनेक्टेड है कि मोर्टेलिटी रेट कम क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द इंप्रूविंग कंडीशंस। हो गया ना? फेज 4
1981 के बाद से अभी तक का जो टाइम पे है, growth rate of the country's population has remained high, but we have started to slow it down a little bit. हम इसको धीरे कर आए हैं. इसके कंपैरिजन में तो रिड्यूस कर रहे हैं ना हम. हेलो, 2.2 इसके कंपैरिजन में तो रिड्यूस कर रहे हैं. डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ द क्रूड बर्थ रेट. अब जो ये हमने 4 फेजेस डिस्कस करी, क्या ये डेमोग्राफिक थ्योरी से मैच करती हैं सारी की सारी चीजें? अर्लियर द बर्थ रेट वाज हाई, डेथ रेट वाज high आल्सो हाई. death rate also बर्थ रेट ज्यादा था, डेथ रेट कम हुआ. कम हो गया. यहां पर दोनों के दोनों स्टेबल हो गए. ठीक है. डाउनवर्ड ट्रेंड इन क्रूड बर्थ रेट. क्रूड बर्थ रेट भी कम आया पॉपुलेशन ग्रोथ पे, जिसका इंपैक्ट हुआ. ठीक है. विच इन टर्न अफेक्टेड द इंक्रीज इन द मीन एज एट मैरिज. इंप्रूव. अभी मीन एज जो मैरिज की एज है वो इंक्रीज हो चुकी है. अर्लियर इट वाज 18, 19, 20. चलो 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 कर दो हो जाओ है. ठीक है. नाउ इट हैज इंक्रीज्ड. एजुकेशन, फीमेल्स वगैरह सब इंक्रीज हुआ है. ठीक है. सो दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया. आई थिंक नाउ यू हैव गॉट दिस. पक्का? देख यार, तुम इसको है ना ऐसे मतलब खुद से डाउन प्ले मत करना. जितना मैं इस पे वो कर रहा हूँ, एम्फसाइज कर रहा हूँ, आई थिंक यू विल बी एम्फसाइजिंग इट विद द सेम इंटेंसिटी. क्लियर? ये इसको देखना चाहो तो बाद में इसको देख लेना. यहाँ पर तुमको क्या दिखाई देगा? नेगेटिव ग्रोथ रेट -20 पीरियड, ये वाला 19 1911 to 1921. 1 अदर देन दैट ये बस कम हुआ है. उसके बाद तुम देखोगे कि वो इंक्रीज होता जा रहा है. ठीक है. और डेकेडल की अगर मैं बात करूं कि वो यहां तक इंक्रीज हुआ, फिर हमने बात करी 81 के बाद वो धीरे धीरे क्या हुआ, थोड़ा सा कम decrease हुआ. crude birth rate. तो अगर आपको स्टेटमेंट बोली जाए और आपको अगर ये पैटर्न दिमाग में है तो स्टेटमेंट को सोल्व कर लोगे. हाँ. देयर हैज बीन अ कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज फ्रॉम 1921 टू प्रेजेंट टाइम्स. ट्रू फॉल्स? False. 81 तक इंक्रीज हुई, उसके फिर बाद decrease. फिर डिक्रीज हुई. ठीक है. तो जस्ट रिमेंबर दिस. नाउ आफ्टर दिस टेबल, अच्छा ये कुछ चीजें हैं विच आर नॉट इम्पोर्टेंट बिकॉज एग्जाम पर्सपेक्टिव से. ठीक है. तो बाद में यूज आएंगे, बट फिर भी आई विल से दैट गिव इट वन क्विक रीडिंग. ठीक है ना. गिव इट वन क्विक रीडिंग. किस वाले टॉपिक्स को मैं बता देता हूँ. एडोलेसेंट पॉपुलेशन को, विच इज द पॉपुलेशन ऑफ 10 to 19 years. ठीक है. सेंसस का जो डेटा है कि यार किस स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है, कैसे क्या इंक्रीज है डिक्रीज हुआ है, किस स्टेट की डेंसिटी ज्यादा है. आई एम नॉट डिस्कसिंग दोज थिंग्स मच बिकॉज मे बी दे आर देर आर 2 रीजंस फॉर इट. एक तो डेटा काफी पुराना हो गया, भले ही न्यू डेटा ना आया हो. ठीक है. सेकेंड, सीडीएस वगैरह में ज्यादा पूछे जाते हैं, नॉट हेयर. तो एडोलेसेंट पॉपुलेशन पे एक बार रीड कर लेना. गो थ्रू द नेशनल यूथ पॉलिसी ऑफ 2014. ठीक है. यूथ किसको डिफाइन करता है? नेशनल यूथ पॉलिसी. इट इज द एज ग्रुप ऑफ 15 to 29 years. ये लोग आते हैं किसमें? यूथ में. ठीक है. यू कैन गो थ्रू दैट. पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, अगेन 2011 का सारा डेटा है. ठीक है. तो आई अगेन सजेस्ट दैट गो थ्रू इट. बिल्कुल भी मतलब एक भी ऐसा पॉइंट यू वोंट गेट विच विल बी कंफ्यूजिंग टू यू, या कुछ ऐसा है कि पता नहीं क्या ही रीड कर लिया. तो जस्ट गिव अ क्विक रीडिंग. रूरल और अर्बन का कॉम्पोजिशन. ठीक है. हाउ मेनी पीपल आर प्रेजेंट हेयर एंड देयर. ठीक है. दैट बिकम्स सिग्निफिकेंट बिकॉज 68.8% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव इन विलेजेस अकॉर्डिंग टू 2011. जो डेटा बिल्कुल ऐसे सामने दिख जाए तो उसको लर्न कर लो. 2011 के अकॉर्डिंग 6,40,000 some villages were there. ठीक है. Out of which these were the inhabited ones. Fine.
The states of Goa, Mizoram have only little over half of their total population residing in village. Only little over half, मतलब 50% से थोड़ी ज्यादा population गोवा एंड मिजोरम की, they reside in the villages. जो पॉइंट थोड़ा सा ऐसा लगे कि that you can remember it, to try to do that. ठीक है. हाँ, लेकिन किसी के दिमाग में बस ये ना आए, अर्बन पॉपुलेशन 31.16, ठीक है, रूरल पॉपुलेशन 68.8. ओके. उसके बाद द रूरल अर्बन माइग्रेशन, ठीक है, और वो तुम्हें पता है किस वजह से होता है, तो नॉट दैट इंपॉर्टेंट. ये वाला इंपॉर्टेंट है, जो रूरल अर्बन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, बिकॉज दे कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम इट. क्वेश्चन ज्यादा होते नहीं है इस एरिया में, बट एक दो ही क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा वो तुम मिस ना करो. तुम्हें पता है ना, इंडिया इज अ लैंड ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, देयर आर मल्टीपल लैंग्वेजेस, है ना, और उन्हीं लैंग्वेजेस के नंबर ऑफ क्या है, डायलेक्ट्स हैं, टाइप्स मान लो सिंपल से, है ना, उसी की टाइप्स हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस लिंग्विस्टिक सर्वे, there were 179 languages and somewhere around 544 dialects. ठीक है. Among the scheduled languages, do you remember the scheduled languages? Schedule number 7. 7. 7 में 8. तो पावर, पता नहीं, तुम्हारी आवाज में मेरे को ऐसा लगा कि 8 के बाद तुमने ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दिया. ऐसा ही है क्या? हाँ. अरे 8 है. थोड़ा कॉन्फिडेंट बोलो ना यार, कि मतलब कि ठीक है 8 शेड्यूल है भाई जिसमें लैंग्वेजेस है. तुम वैसे कर रहा है तो एकदम से तुमसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना, समझ सकता हूँ मैं, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ज्यादा दिन नहीं, तुम टाइट हो जाओ थोड़े से. ओके. 8 शेड्यूल में लैंग्वेजेस हैं. हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर? 22. अभी फिर वही, फिर उसको जब तक जो पता है उसको उतना बोल दो पहले तो. उस 22. शेड्यूल 8 की लैंग्वेजेस के एक बार दोबारा उसमें जाओ. रीसेंट वाली 4 हमेशा उनको दिमाग में रखना. कौन कब ऐड हुई है ये तुम याद रख सकते हो. ये सारा का सारा इस वर्ड से आया है, यहाँ से, द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस. ठीक है. उसमें कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं, इंग्लिश उसका पार्ट नहीं है, इंग्लिश इज नॉट पार्ट ऑफ द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस. देयर आर सम लैंग्वेजेस जैसे, है ना, मानेगा 1987, यस दैट्स वन ऑफ द निमोनिक्स फॉर इट. चलो शेड्यूल से आगे बढ़ते हैं. स्पीकर्स ऑफ हिंदी हैव द हाईएस्ट परसेंटेज. स्मॉलेस्ट लैंग्वेज ग्रुप्स आर संस्कृत, बोडो, मणिपुरी स्पीकर्स एज पर 2011. हम बात कर रहे हैं शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस की. ठीक है. तो प्लीज गो थ्रू दैट शेड्यूल नंबर 8 अगेन. ठीक है. मैं जब इनको अपडेट करूंगा ना, तो मैं यहाँ पर भी उस शेड्यूल 8 के पूरे का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ताकि तुम पॉलिटी में जब उसको पढ़ो या ज्योग्राफी में पढ़ो, दोनों टाइम वो अच्छे से रिवाइज हो जाए. ठीक है. तब तक वहां से कर लेना. लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन, जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस है ना, देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो, और मैं एग्जैक्टली आई टेल यू कि फ्रॉम वेयर इट इज आस्किंग. मॉडर्न इंडियन जो लैंग्वेजेस हैं, हमें उनको क्लासिफाई करना. लैंग्वेजेस जो हैं वो क्लासिफाई कैसे होती हैं, दैट देयर विल बी अ कंप्लीट फैमिली ऑफ द लैंग्वेजेस, उसकी सब फैमिली, एंड इट बिलोंग्स टू पर्टिकुलर ब्रांच और अ ग्रुप. ठीक है. देयर विल बी स्पीच एरियाज. नाउ स्पीच एरियाज को तुम वैसे भी तुमको आइडिया लग जाएगा, बट तुमको याद भी रखना है. दिस इज द वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. सेकंड, इसको छोड़, तुम पूरी टेबल पर आ जाओ. मेक श्योर दैट यू रिमेंबर द कंप्लीट टेबल. फॉर एग्जाम्पल, ऑस्ट्रिक इज द फर्स्ट फैमिली. ठीक है निषाद, ऑस्ट्रिक इज द फर्स्ट फैमिली ऑफ द लैंग्वेजेस. हाउ मेनी स्पीकर्स आर देयर? 1.38%. इसकी दो सब फैमिलीज हैं, ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रोनीजियन. इसका क्या मीनिंग है, कौन कहाँ की लैंग्वेजेस है, डजेंट मैटर. थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो ना. हेलो, आई कैन गो इन टू डिटेल ऑफ दिस, बट आई डोंट वांट टू. नहीं तो तुम्हारे लिए लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन ही इतना बड़ा बन जाएगा that you won't be having any idea of it. ऑस्ट्रो एशियाटिक एंड ऑस्ट्रोनीसियन. तो जैसे
जियोलॉजिकल टाइम स्केल को तुम लर्न करते हो, है ना, ज्योग्राफी का वो फर्स्ट चैप्टर में ना जियोलॉजिकल टाइम स्केल, वैसे ही इस टेबल को तुम्हें लर्न करना। द्रविडियन लैंग्वेज, ठीक है, विच साउथ इंडिया में है द्रविडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है, साउथ द्रविडियन, सेंट्रल द्रविडियन एंड नॉर्थ द्रविडियन। साउथ में तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, सेंट्रल दीज एरियाज, नॉर्थ द्रविडियन इन एरियाज के अंदर, ये स्पीच एरियाज हो गए सारे के सारे। ऑस्ट्रो एशियाटिक बिलोंग्स टू द मोन केमर ग्रुप, ऑस्ट्रो एशियाटिक बिलोंग्स टू द नॉन केमर ग्रुप विच इज स्पोकन इन मेघालय एंड द निकोबार आइलैंड्स। ऐसे करके इनको लर्न करना, कर लोगे? आइडिया तो लग जाएगा ना तब तक तो, है? द मुंडा लैंग्वेजेस, आइडिया लग जाएगा कि कहां पर है। ऑस्ट्रोनेशियन आउटसाइड इंडिया, ठीक है, इंडिया में नहीं है। नेक्स्ट इज, इसी के अंदर देखते हैं, हाँ, द्रविडियन देख लिया। सिनो तिब्बतन इज द किराता फैमिली, तिब्बतो म्यांमारी, सियामीज चाइनीज, किन एरियाज में है, यू विल हैव सफिशिएंट आइडिया। इंडो यूरोपियन, दे आस्क द क्वेश्चन अबाउट द डार्डिक वंस, ठीक है, कि जो डार्डिक ब्रांच और द ग्रुप है, ठीक है, इट बिलोंग्स टू विच वन। ये चार ऑप्शंस मान लो हैं तुम्हारे सामने, तो इट्स वेरी सिंपल, डार्डिक बिलोंग्स टू द इंडो यूरोपियन और द आर्यन विच इज द लार्जेस्ट ग्रुप स्पोकन बाय 73%, ठीक है। समझ में आ गया ये टेबल कैसे लर्न करनी है, इसको लर्न कर लेना। एक ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, दिस वन एंड दिस वन, ये ऐसे चार एरियाज मैंने तुम्हें शो कर रहा हूं जिसके चांसेस ज्यादा हैं दैट दे कैन बी आस्क्ड। रिलीजियस कॉम्पोजिशन में कुछ है नहीं, जैसे लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन होता है हमारी कंट्री के अंदर, पॉपुलेशन में एक लैंग्वेज होता है, वन इज रिलीजन। रिलीजन में यू विल जस्ट रिमेंबर दिस टेबल विच इज इन फ्रंट ऑफ यू। सो दिस इज द टेबल ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटीज, लर्न कर लेना एज पर द परसेंटेज, डिक्रीजिंग में याद कर लोगे तो और भी ज्यादा अच्छा है। Hindus, they are in the majority 79.8, followed by Muslims, Christians 6, Buddhist, Jains, ठीक है, then the North State, वो इतना अंदर तक नहीं है, बस इसको इतना एरिया याद रखना, हो जाएगा सीक्वेंस में, नॉट अ बिग डील, ठीक है। जो ऊपर टेबल में दे रखा है दैट इज ओनली एक्सप्लेन्ड इन द पॉइंट्स गिवन ओवर हियर, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन, जैसे अभी तुमने ऊपर एडोलेसेंट वाला एरिया बताया था, दूसरा क्या था, यूथ वाला एरिया था, ठीक है, वैसे ही किसका है, वर्किंग एज पॉपुलेशन का। इंडिया में द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स, बोथ मेन मार्जिनल, किसी भी टाइप के वर्कर्स हो सकते हैं, मेन वर्कर्स होते हैं, मार्जिनल वर्कर, नॉन वर्कर्स, ठीक है, उनको डिवाइड कर सकते हैं हम। प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स इज ओनली 39.8%, लिविंग अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ 60% एज नॉन वर्कर्स। हमारी कंट्री में 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग 39.8 क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स है, एंड 60% क्या है ऑलमोस्ट, दीज आर दी नॉन वर्कर्स। क्या इंडिकेट करता है, दिस इंडिकेट्स एन इकोनॉमिक स्टेटस इन विच देयर इज अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन। देखो भाई, जो काम नहीं कर रहे लोग, हेलो, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं वो क्या करेंगे, दे विल बी डिपेंडेंट ऑन द पीपल हु आर वर्किंग, है ना, उस पर डिपेंडेंट होंगे। तो हमारी कंट्री में डिपेंडेंट पॉपुलेशन हो गई विच इज लार्जर, विच इज 60%। स्टैंडर्ड डेफिनेशंस वगैरह याद कर लेना, मेन वर्कर्स की और मार्जिनल वर्कर्स की, ये कौन होते हैं, ठीक है। रेस्ट इज तो ओके है, कोई इशू नहीं है उसका। ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज डोंट, मतलब वो इस वाले एरिया का ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, अभी ऊपर तुमने पढ़ा था नेशनल यूथ पॉलिसी, ठीक है, दिस इज दी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ठीक है। करंट वाली
2000 is the culmination of the year's planned efforts. तो अभी कौन सी है? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000. जस्ट रिमेंबर इट. थोड़ा सा आउटडेटेड सी है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है जिसको तुम करो या ना करो. एंड लास्ट में देयर इज मोर इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट द सेंसस 2027. कौन से नंबर का सेंसस था? 16th का. कितने फेजेस में होगा? 2 फेजेस में. पहला क्या है? डिजिटल सेंसस. हाउसिंग के पहले हाउसिंग आएगा, फिर पॉपुलेशन एन्यूमरेशन आएगा. Who are the two mascots? विकास एंड प्रगति. Vikas Prakati and Pragati. Vikas. And they showcase what? They symbolize what? Equal Equal participation of women women and Equal in the participation. developed. In our जो हमने एम लिया है, टारगेट लिया है, टू बी डेवलप्ड बाय 2047. ठीक है. सेंसस एक्ट 1948 कंडक्टेड बाय रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर. मिनिस्ट्री में किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? It comes under the Ministry of Home Affairs. Home Affairs. ठीक है. तो this is the all that you have to go through. थोड़ा सा selected ही है. जहां पर I have told you to कि भाई यहाँ पर ज्यादा ध्यान देना, वहां पर ज्यादा कर लेना. जो बोला है कि भाई इसको थोड़ा बहुत देख लेना, उसको थोड़ा बहुत देख लेना. ठीक है. I've already shared you the notes. ठीक है. Make sure to learn and revise everything. ठीक है.